आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्ते। तो आज की हम डेलिब्रेशन की शुभारंभ करते हैं ओमकार गायत्री मंत्र और गुरु वंदना के साथ। कमर गर्दन सीधे, सावधान, सस्वर प्रार्थना। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, ग्रिड में वीडियो ऑन कर लें। ये इंटरेक्टिव सेशन है और निस्संदेह ये डेलिब्रेशन आप सभी लोगों की सुविधा और फायदे को ध्यान में रख के हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसे देश के सर्वाधिक सम्मानित आयुर्विज्ञान के संस्थान से इतने सम्मानित और सिद्ध व्यक्तित्व को आमंत्रित किया है। तो मैं आप सभी को निवेदन करूंगा कि इंटरेक्टिव सेशन में आप ज़रूर अपना वीडियो ऑन करें। तो आज की इस डेलिब्रेशन की आप शुभारंभ करते हैं सस्वर मंत्र के उच्चारण के साथ। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज ये कोविड के इंटीग्रेटिव मैनेजमेंट के विशेष गेस्ट लेक्चर में इस वेबकास्ट में जुड़े हुए आज के हमारे अति सम्मानित अतिथि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऋषिकेश के साइकियाट्री के एसोसिएट प्रोफेसर जितेंद्र रोहिला जी को मैं पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार की तरफ से प्रणाम करता हूं। आपका इस वेबकास्ट में हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन करता हूं। सर, आपने बहुत शॉर्ट नोटिस में हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और कोविड के इंटीग्रेटिव मैनेजमेंट जैसे सांदर्भिक विषय में आपने एक्सपर्ट आइडिया, रिसर्च अपडेट साझेदारी करने के लिए आज वेबकास्ट में जुड़े। इसके लिए हम पूरे पतंजलि परिवार और विश्वविद्यालय की तरफ से आपका खूब खूब स्वागत अभिवादन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। तो आज के सत्र में हम कोविड के इंटीग्रेटिव मैनेजमेंट के बारे में प्रोफेसर जितेंद्र जी से सुनेंगे। मैं आपकी थोड़ी प्रोफाइल के बारे में और बात कर लेता हूं। आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश में साइकियाट्री डिपार्टमेंट में कार्यरत है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डायमेंशन में आपका विशेष पहुंच है। आपने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विंग डीएसटी के प्रोजेक्ट में प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के रूप में, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के प्रोजेक्ट में पीआई के रूप में, इसी तरह से सर्व के प्रोजेक्ट स्कीप में पीआई के रूप में कार्य किया है। और आपका क्लिनिकल और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक नोटेबल एंड कोटेबल एक्सपीरियंस और पैशन रहा है। तो ऐसे मेडिकल साइंस प्लस हमारी माइंड बॉडी प्रैक्टिस में विशेष रुचि और इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सतत गतिशील क्रियाशील ऐसे सम्मानित व्यक्तित्व प्रोफेसर जितेंद्र रोहिला को मैं पुनः प्रणाम करता हूं और वेबकास्ट में आगे के डेलिब्रेशन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर साहब, आपको होस्ट बन चुके हैं, आप माइक्रोफोन अनम्यूट करिए। आज के विषय वस्तु को हम सभी के साथ साझेदारी करने की
कष्ट करें। प्रोफेसर जितेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं प्रोफेसर नहीं हूं, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूं। अभी प्रोफेसर बनने में मुझे लगता है मुझे अभी 8 से 10 साल और लगेंगे। सो एक लंबी यात्रा है, पर मुझे उम्मीद है कि इस यात्रा पे ऐसे ही लगे रहूंगा, क्योंकि मैं जब एम्स में आया था तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था और 3 साल रहने के बाद फिर एसोसिएट प्रोफेसर पे अभी कार्यरत हूँ। सर मुझे हिंदी में बोलना है या इंग्लिश में बोलना है? आप हिंदी में ही बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें स्लाइड इंग्लिश में ही रहे तो ठीक है, क्योंकि ये आपकी डेलिब्रेशन महत्वपूर्ण है, तो रिकॉर्डिंग में भी है। हम इसको ऑनलाइन भी टारगेटेड पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रोस्पेक्टिवली साझेदारी करने की कोशिश करेंगे। तो आम जनमानस की समझ के दृष्टिकोण से मेरा ऐसा मनोभाव है कि आप हिंदी में डेलिब्रेट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू। ठीक है सर। तो पहले मैं अपनी थोड़ा पृष्ठभूमि बता दूं कि कई बार लोगों को ये रहता है कि जैसे कि अभी मैं साइकेट्री डिपार्टमेंट में कार्यरत हूं, तो कोविड जो है हम सबको पता है कि कोविड बीमारी में लंग्स अफेक्टेड होते हैं, फेफड़े अफेक्टेड होते हैं। और कोविड में क्या काम कर सकता है ये तो या तो पल्मोनरी मेडिसिन वाले बताएं या फिर इंटरनल मेडिसिन वाले जानते होंगे। साइकेट्री वालों को ऐसा कैसा नॉलेज है? तो वैसे तो सभी डॉक्टर्स को नॉलेज है कि कोविड में जो है क्या ट्रीटमेंट काम करते हैं, क्या ट्रीटमेंट काम किया है, दोनों वेव्स जो हमारे भारत में आई थी। तो मैं आपको बता दूं कि जब पहली बार कोविड के केसेस आने शुरू हुए थे मार्च में, तो अप्रैल के में कोविड के केसेस इतने ज्यादा आ गए थे कि सबको पता है कि एम्स जैसे संस्थान में सब तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि स्किन डिपार्टमेंट भी है, डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री डिपार्टमेंट भी है, सर्जरी भी है। पर कोविड के जो केसेस है, जो कि उनमें ऑक्सीजन कम हो जाती है, लंग्स अफेक्टेड हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, तो स्वाभाविक है कि ऐसे मरीजों को इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट और पल्मोनरी मेडिसिन डिपार्टमेंट ही देखेगा। पर क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज्यादा आ गए थे, बहुत ज्यादा थे, तो इसलिए हमारे संस्थान ने ये निर्णय लिया कि क्योंकि सभी लोग एमबीबीएस डॉक्टर हैं, सभी जो है समझने में निपुण है, और दूसरा ये है कि जिन डिपार्टमेंट्स के बारे में कहा जा रहा था कि वो कोविड के केसेस को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, वो भी इसको हैंडल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये एक नई बीमारी थी। इसका अभी तक मेडिकल लिटरेचर में, बुक्स में इतना गाइडलाइन भी नहीं था, गाइडलाइन डेवलप हो रही थी। आप सबको भी पता होगा आईसीएमआर ने अलग अलग गाइडलाइन डेवलप की है। तो जैसे उन डिपार्टमेंट्स को गाइडलाइन पढ़नी पड़ती थी, ऐसे हम भी पढ़ते थे और उसको अप्लाई करते थे। पर जैसे मैं बता रहा था कि हमारे संस्थान ने ऐसे स्पेशलिस्ट जो कि कोविड में ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार है और वो कोविड में काम करना चाहते हैं, उनको ट्रेनिंग किया था अलग से। तो मैंने उसमें वॉलंटियर किया था और मैंने कोविड में भी ट्रेनिंग ली कि कोविड पेशेंटों को कैसे ठीक करना है। तो साइकेट्री डिपार्टमेंट में होते हुए भी, मनोरोग डिपार्टमेंट में होते हुए भी मेरी कोविड में ट्रेनिंग हुई। कोविड में मैनेजमेंट करना, उसके चेस्ट एक्सरे को पढ़ना, सीटी स्कैन को पढ़ना, सिवियरिटी को एसेस करना कि माइल्ड है तो उसको घर भेजना है, मॉडरेट है तो उसको नॉर्मल वार्ड में रखना है, और ज्यादा सीवियर है तो एसडीयू में भेजना है, और उससे भी ज्यादा सीवियर है तो आईसीयू में भेजना है। तो कब ये करना है, ये सारे पॉइंट्स की जानकारी हमें दी गई। इस ईसीजी कोविड में अलग से हमें ट्रेनिंग हुई। तो पहले मैं पेशेंट मैनेजमेंट इंचार्ज के रूप में काम किया, क्योंकि जैसे बताया नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा थे और जो डिपार्टमेंट इसको प्राइमरली या टेक्निकली हैंडल करना चाहिए कोविड इलनेस को, इंटरनल मेडिसिन और पल्मोनरी मेडिसिन, उनके डॉक्टर्स की संख्या कम है, तो पेशेंट ज्यादा थे, तो और लोगों को भी इन्होंने ट्रेन किया। तो मैं भी इसमें ट्रेन हुआ। फिर जब तक सेकंड वेव आना हुआ स्टार्ट सितंबर अक्टूबर में, फिर मुझे प्राइमरी फिजिशियन के तौर पे ही लगा दिया गया। कहने का मतलब है कि मुझे 3 वार्ड दे दिए गए, मेरे अंडर ही पेशेंट भर्ती होते थे, ट्रीटमेंट का डिसीजन ही मैं लेता था। तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बताने के लिए कि हालांकि मैं साइकेट्री डिपार्टमेंट में हूँ, पर मेरा पिछला 2 साल में जो कोविड में एक्सपीरियंस है वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। मतलब कि मैंने कोविड पेशेंटों को उनके जो दूसरे काम है, जैसे कि उनके लॉजिस्टिक्स, उनकी केयर, डिस्चार्ज प्लान, ये सब भी किया है फर्स्ट वेव में। और सेकंड वेव के पहले से और सेकंड वेव के लास्ट के आने तक भी मैंने एज ए प्राइमरी ट्रीटिंग फिजिशियन भी काम किया है, साइकेट्रिस्ट होते हुए भी। उसका एक कारण ये था कि मेरी रुचि थी, दूसरा ये था कि यहाँ पे ट्रेनिंग अवेलेबल थी, और तीसरा ये था कि उस समय साइकेट्री ओपीडी चालू नहीं थे, साइकेट्री के मरीज इतने थे नहीं, तो जो बाकी स्पेशलिटी के लोग हैं उनको कोविड में ट्रेन करके उनको कोविड में ट्रीटमेंट कराया गया। तो मैंने कोविड के पेशेंटों को नजदीकी से देखा है, उनको भर्ती होते देखा है, उनको दिलासा दिया कि आप घर चले जाइए, और कई लोगों को ये भी कहा है कि बहुत ज्यादा दिक्कत है और शायद अब आशा कम है बचने की। तो मैंने सब स्टेजेस के मरीज देखे हैं, और ये भी देखा है कि
कोविड के कई मरीज जो कि भर्ती होने से बच गए, या जिनके परिवार में कोविड का मरीज हमारे यहाँ से डिस्चार्ज हुआ आईसीयू से, पर बाकी लोग अफेक्टेड नहीं हो पाए, वो पूछते थे कि हम क्या करें ताकि वो अफेक्टेड नहीं हो पाए। तो सब तरह की सिचुएशंस मैंने देखी हैं। अब हम इस प्रोटोकॉल पे आते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोविड में जो मेडिसिन थे, जो हमने मरीजों को मेडिसिन दिए थे, शुरू में जो हमने मेडिसिन दिए थे वो फिर बाद में मना कर दी गई कि ये मेडिसिन नहीं दी जाएगी। आपने भी बार-बार देखा होगा कि न्यूज़ चैनल पे भी आईसीएमआर के डायरेक्टर्स आते थे। इसके अलावा एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर संदीप गुलेरिया भी आते थे। वो भी आके बार-बार अपडेटेड गाइडलाइन बताते थे। अपडेटेड बार-बार इसलिए होता था, किसी को भी नहीं पता चलता था कि इसमें क्या काम करेगा। पर एक चीज़ जो हमने देखा कई लोगों से, कि जो लोग पहले से हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे थे, जिन लोगों को कोमोर्बिडिटीज नहीं थी या कोमोर्बिडिटी कंट्रोल में थी, या जो कम स्ट्रेस में थे, उनको कोविड की बीमारी हुई नहीं, जबकि उनके परिवार में ऐसे व्यक्ति थे जो कि हमारे यहाँ से डिस्चार्ज होके गए थे। अगर उनको हुई भी तो उनको उस सीवियरिटी की नहीं हुई कि उनको भर्ती होना पड़े, या भर्ती हुए तो आईसीयू में जाना पड़े। तो कोविड में जो है मेडिसिन का रोल था बुखार जैसे कम करने के लिए, पर कोविड की कोई अलग से स्पेशल मेडिसिन कि उसको देंगे तो कोविड ठीक हो जाएगा, अभी तक ऐसी नहीं मिली। जैसे फर्स्ट टाइम आपने सुना होगा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का जिक्र हुआ था, फिर बाद में उसको नकार दिया गया, आईसीएमआर ने अपनी गाइडलाइन से हटा दिया। फिर एक दवा थी आइवरमेक्टिन, उसके बारे में जिक्र हुआ और उसको भी बाद में हटा दिया गया। मैंने खुद भी आइवरमेक्टिन को प्रोफाइलैक्सिस के रूप में लिया है। कहने का मतलब है कि जब मेरी कोविड में ड्यूटी लगी थी और मैं बेड साइड जाके राउंड मुझे लेना पड़ता था, तो मैंने भी आइवरमेक्टिन का कोर्स कंप्लीट किया, जिंक का कोर्स कंप्लीट किया, ये सोचते हुए कि आईसीएमआर ने अपनी गाइडलाइन में डाला है, ये शायद कोविड से मुझे बचाएगी। बाद में आईसीएमआर ने उसको गाइडलाइन से हटा दिया। फिर आपने बीच में सुना होगा कि प्लाज्मा थेरेपी भी आई थी, पर बाद में आपने देखा होगा उसको भी गाइडलाइन से हटा दिया गया। हमारे इंस्टीट्यूट ने भी प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किया और वो भी हट गई गाइडलाइन से। उसके बाद रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में आपने सुना होगा, उसकी काफी चर्चाएं रही न्यूज में भी कि रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल नहीं रहे हैं, ये हुआ। फिर बाद में उसके बारे में भी खास प्रभाव देखा नहीं गया। तो इन सब का निष्कर्ष मेरे मन में ये निकला कि कोविड से बचने का पहला तरीका है कि स्वस्थ लाइफ जिए, अपने शरीर को एक्टिव रखें और स्ट्रेस फ्री रहें। और अगर हो जाता है तो भी अगर आप पहले से इन सब चीजों को फॉलो कर रहे हैं तो आपको उससे प्रभावित होने के चांस कम है। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके। आप मेरा स्क्रीन देख सकते हैं मुझे लगता है। यस सर। मैग्नीफाई कर लीजिए सर। हाँ, आपने ये सब देखा होगा कि ये हम कोविड पेशेंटों को कई बार देते थे। ये कोविड पेशेंटों को हम कई बार देते थे। इसको स्पायरोमीटर बोलते हैं, सिंपल स्पायरोमीटर है। तो आप देखे होंगे कि हम ये सब चीजें मरीजों को इसलिए बोलते थे जिनके फेफड़े काफी अफेक्टेड हो गए थे। हमने ऐसे पेशेंट भी कोविड वार्ड में देखे हैं जिनको कोविड का हमने ट्रीटमेंट किया, वो 15-20 दिन तक रहे कोविड में, उसके बाद वो नेगेटिव हो गए पर उनके फेफड़े रिकवर नहीं हो पाए। फेफड़े टोटल वाइट थे और रिकवर नहीं हो पाए, और उसके नेगेटिव होने के बाद वो एक्सपायर हुए। एक डॉक्टर है जो कि कानपुर की हैं, उनको मुंबई जाके लंग ट्रांसप्लांट कराना पड़ा, और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उसमें उन्होंने सहायता की। वो भी एक ऐसा ही केस है जिसमें कोविड से ठीक तो हो गए पर फेफड़े रिकवर नहीं हो पाए। तो इस बात को ध्यान रखते हुए कि हालांकि कोविड से ठीक हो जाते हैं पर फेफड़ों में डैमेज रह जाता है, फेफड़ों की कैपेसिटी पूरी आ नहीं पाती, तो हम उनको ये एक्सरसाइज बताते थे स्पायरोमीटर। इसमें जो है वो हवा डालते थे और हवा खींचते भी थे, और ये जो आप 3 गोले देखते हैं इनको ऊपर करने की कोशिश करते थे। पहला गोला बहुत आसानी से ऊपर हो जाता है, दूसरा थोड़ा मुश्किल और तीसरा बड़ा मुश्किल। तो आप ये देख सकते हैं कि ये हालांकि हम एक्सरसाइज कराते थे हमारे पेशेंटों को ताकि उनकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़े। ऐसा हम क्यों करते थे? बहुत सिंपल सा है, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई मेडिसिन नहीं था जिससे कि उनकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़े। पर बाद में ये हमने पाया कि ये भी तरीका अगर जल्दी ही अपना लिया जाए, इससे पहले कि फेफड़े पूरी तरह से खराब हो जाए, तो ही बहुत फायदा होता है। फिर हमें और जानकारी हुई कि अगर कोई व्यक्ति रेगुलर प्राणायाम करता है, रेगुलर डीप ब्रीथिंग करता है, रेगुलर योगा करता है, तो उसके फेफड़े अगर अफेक्टेड होते भी हैं तो उतने डैमेज नहीं होते, और अगर डैमेज होते भी हैं तो रिकवर अच्छे होते हैं। तो मैंने आपको ये वीडियो इसलिए दिखाने के लिए कि दवा के अलावा भी हमें इन चीजों पर रिलाई करना पड़े। ये तो आर्टिफिशियल मेथड है, ऐसे सांस से इन स्पायरोमीटर्स के जो ये बल्ब से इनको ऊपर नीचे करने का। अगर कितना अच्छा हो कि अगर आप यही चीज आप रेगुलर से पहले से कर रहे हैं और आपके फेफड़े
पहले से ही मजबूत है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना फायदा होता है कि अगर आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज पहले से है, प्राणायाम आप पहले से कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम भी जो प्राणायाम की टेक्निक्स हैं, योगा की टेक्निक्स हैं, उनको हम भी फॉलो करते हैं, पर चूंकि उनको प्राणायाम नाम नहीं देते, जैसे अभी इसको स्पायरोमीटर नाम दिया है, बेसिकली स्पायरोमीटर वही है जो प्राणायाम करते हैं। तो हम इसको रेगुलरली यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि योगा जो है अब हम फोकस में आ रहा है हम उसको यूज करें, योगा को बदल के दूसरे नाम से लगातार यूज करते रहते हैं। अब मैं आता हूं इस प्रोटोकॉल पे, जो हमारे रिसर्च स्टडी का प्रोटोकॉल है। सर प्रोटोकॉल के बारे में आगे डिस्कस करें। ठीक है, तो हमने हाँ, you mean I have to discuss the yoga protocol designed for the prevention and moderation of the COVID, sir? यस सर। Okay. उस प्रोटोकॉल को शेयर मैं मेरे पास है वो प्रोटोकॉल, मैं शेयर कर दूं सर उसको? हाँ, आप कर दीजिए। जो लास्ट जो आपको भेजा था उसमें होगा। ठीक है सर, मैं उसको अभी शेयर कर देता हूं। तो आप सर इसको देख सकते हैं, इस प्रोटोकॉल को। सर प्रोटोकॉल विजिबल है, आपको दिख रहा है प्रोटोकॉल? मैं यहाँ से शेयर कर दूं सर, इसको मिनिमाइज कर दीजिए। ठीक है सर। आपको दिख रहा है सर? हाँ सर, ये प्रोटोकॉल मुझे अब दिख रहा है सर। राइट। तो ठीक जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, जो व्यक्ति योग के आसन, प्राणायाम, बंद मुद्रा, धारणा, ध्यान जैसे अभ्यास करता है, जिसके प्रभाव से हम कार्डियोपल्मोनरी फंक्शन को एम्पावर कर सकते हैं, ऐसे जो नियमित रूप में अभ्यास करने वाले लोग हैं, उनमें SARS-CoV-2 के इन्फेक्शन के बाद भी जो कॉम्प्लिकेशंस आए वो कम आए, और उसके आफ्टर इफेक्ट के रूप में पोस्ट कोविड डिप्रेशन, एंजाइटी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसे साइकोलॉजिकल कोमोर्बिडिटीज होते हैं। रिसर्च ये कहता है कि जिसको क्लिनिकली सिग्निफिकेंट कोविड हुआ हो, उसमें से लगभग 46 से लेकर 57% लोगों में उसके ठीक हो जाने के बाद भी, नेगेटिव हो जाने के बाद भी डिप्रेशन, एंजाइटी और PTSD जैसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहते ही हैं। ये लेटेस्ट रिसर्च अपडेट है। तो जो व्यक्ति योग का नियमित रूप से योग का अभ्यास करता है, या कोविड के हो जाने के बाद भी योग के एक ऑप्टिमल प्रोटोकॉल का अभ्यास करता है, ऐसे व्यक्ति में कोविड के रिकरेंस की प्लस कोविड की वजह से जो साइकोलॉजिकल कोमोर्बिडिटीज डेवलप होते हैं, वो डेवलप न होने की संभावना होती है। ये आज प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र जैसा ही मेडिकल कम्युनिटी में, मॉडर्न मेडिसिन में काम करने वाले, जो दुनिया के नोटेड और कोटेड प्रोफाइलिंग लोग के द्वारा किए गए शोध हैं, उनके नतीजा हमें बताता है। हम कोविड के प्रिवेंशन, मॉडरेशन और आफ्टर कोविड जो साइकोलॉजिकल कोमोर्बिडिटीज पैदा होते हैं, उसके लिए योग का क्या प्रोटोकॉल हो सकता है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। इस देश में बहुत सारे योगाचार्य हैं, योग के ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनर हैं। तो योग को हम थेरेपी के रूप में प्रयोग करते हैं, तो इसमें हमें विशेष ध्यान रखना होता है वो अभ्यास जो एक्सपीरियंशियली और एक्सपेरिमेंटली वैलिडेटेड हो,
जिसके कंट्राइंडिकेशन कम आते हो, जिसके एक वैज्ञानिक पृष्ठभूमि स्थापित हो, ऐसे अभ्यास करने कराने से ही अपेक्षित लाभ मिलता है। तो इसी सिलसिले में भारत सरकार ने कोविड के प्रिवेंशन, मॉडरेशन और आफ्टर इफेक्ट्स को मैनेज करने के लिए आफ्टर इफेक्ट में के रूप में जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप्स होते हैं उसको रोकने के लिए क्या हो सकता है, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक स्कीम अनाउंस किया था। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विंग है ये DST, और आपने सुना होगा, नहीं तो मैं आपको इसके फुल फॉर्म बता देता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है, उसमें एक स्कीम है सत्यम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ योगा एंड मेडिटेशन, जिसके तहत योग के प्रिवेंटिव, थेरापेटिव, एंटी एजिंग और इसी तरह से रेजुवेनेटिव इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इस तरह की शोध के लिए और ऐसे अभ्यास के प्रभाव के वैज्ञानिक सत्यापन के लिए सरकार के द्वारा पैसे दी जाती है, शोध कार्य को आगे बढ़ाया जाता है ताकि प्राप्त नतीजों को देश भर में प्रसारित किया जा सके और आम जनमानस उस तरह से टेस्टेड, वैलिडेटेड स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को सही तरीके से करे और लाभान्वित हो, कंट्राइंडिकेशन से बचे। तो हमने जैसा कि आपको बताया, इस स्कीम के तहत एक ऑनलाइन योगा इंटरवेंशन एज टर्सरी प्रिवेंशन ऑफ साइकोलॉजिकल कोमोर्बिडिटीज इन कोविड-19 सर्वाइवर्स शीर्षक के एक प्रोजेक्ट DST के सत्यम स्कीम के तहत सबमिट किया था। ये प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब भारत में इसमें 25-30 प्रोजेक्ट ही हार्डली सैंक्शन हुए थे, उसमें से पतंजलि विश्वविद्यालय को मिला और डॉक्टर जितेंद्र हमारे साथ आज स्वयं जुड़े हुए हैं, आपको भी मिला। हम सर इसी केस में एज ए प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के रूप में डॉक्टर जितेंद्र रोहिला को भी ये प्रोजेक्ट मिला हुआ है। तो हम दोनों संस्थाएं इस वेंचर में मिल के काम कर रहे हैं ताकि जो हमारी प्राचीन माइंड बॉडी प्रैक्टिसेस की विरासत है उसको हम समय की आवश्यकता के हिसाब से, मूल रूप से ये SARS-CoV-2 की जो अनस्टॉपेबल एपिडेमिक दुनिया में फैल रहा है, इसका प्रयोग कर सकें, लोगों को इसके बारे में सही सही बता सकें। तो प्रोजेक्ट हमको मिला था, जो मैं आपको प्रोटोकॉल यहाँ पे साझेदारी कर रहा हूँ। इसमें योग के अभ्यास भी हैं और आप देख सकते हैं योग के कौन से अभ्यास इसके लिए लाभकारी हैं, ये इस कॉलम में बताया गया है। आसन के अभ्यास, ये सोमैटिक प्रैक्टिस आप देख रहे हैं, कहाँ से इसको लिया गया है, इसके क्या क्या मूल रूप से फायदे होते हैं, और कौन कौन से फायदे रिसर्च में रिपोर्टेड हैं, ये भी आप इस साइड में दे सकते हैं। साइड में कितने इसको करना है ये भी आपको यहाँ पे स्लाइड में दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद हमें प्राणायाम में क्या करना है, डॉक्टर जितेंद्र वाज इम्पोर्टेंटली टॉकिंग अबाउट द ब्रेथ रेगुलेशंस, दे आर especially beneficial to improve the cardiopulmonary health before and during the SARS-CoV-2 infection too. Even they are supportive to improve the cardiopulmonary health, neurological health, psychological health, and immunological health even after SARS-CoV-2 infection. तो आप देख सकते हैं क्या क्या इसमें प्राणायाम है, क्या क्या बंद मुद्राएं हैं। इसके अतिरिक्त इसमें आप इसमें ये प्राणायाम के अभ्यास है, इसी तरह से मुद्राएं हैं। जैसे मैं आपको कुछ पढ़ के बताता हूँ। प्राणायाम में यूनि नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, कपालभाति, भस्त्रिका, क्राउन ब्रीदिंग, उज्जाई, भ्रामरी, मुद्राज में ज्ञान मुद्रा, षण्मुखी मुद्रा, बंद में मूल बंद, जालंधर बंद, उड्डयन बंद। इसके यहाँ पे जो प्राणायाम है, प्राणायाम की विधि विशिष्ट है और यूनिक है, जो आप
सामान्य योग के क्लास में प्राणायाम करते हैं कराते हैं उससे हटकर है। इसमें धारणा और प्राण की प्रवाह और मैकेनिक्स को एक साथ में सिंक्रोनाइज किया गया है। यह अभ्यास एक एक्सपीरियंशियली और एक्सपेरिमेंटली एक्सपर्टीज से युक्त टीचर्स के द्वारा ही कराया जाएगा और ऐसा करने पे ही अपेक्षित लाभ होता है। और इन अभ्यास के लाभ क्या क्या हो सकते हैं लोगों ने अनुभव तो किया है, लेकिन साइंटिफिकली जो रिपोर्टेड है ये भी आप इस राइट पैनल में देख सकते हैं। तो आसन की जो श्रृंखला है, अभ्यास की जो ड्यूरेशन है 20 मिनट है, प्राणायाम का 15 मिनट है। इसके अतिरिक्त इसमें मानसिक अभ्यास भी है और इसी तरह से कॉग्निटिव बिहेवियरल प्रैक्टिसेस जैसे अभ्यास भी इसमें शामिल है। आत्मबोध तत्वबोध के रूप में सविता ध्यान जो हमारे 3 शरीर के शुद्धि और सिद्धि सशक्तिकरण में मूल रूप से काम करता है। योगा सिस्टम में आपको पता है नाभि में ध्यान करने से हमारी सोमैटिक बॉडी एम्पावर होती है, बायो इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इसी तरह से हम हृदय से ध्यान करते हैं तो हमारी साइकोइम्यूनिटी अच्छी होती है। अगर हम क्राउन से ध्यान करते हैं तो हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी अच्छी होती है। जिसके बायो इम्यूनिटी, साइकोइम्यूनिटी और स्पिरिचुअल इम्यूनिटी अच्छी होती है उसको रोग नहीं लगता। अगर कोई रोग भी लग गया है तो उसको रिकवरी फास्ट होती है और उसके उस परेशानी के आफ्टर इफेक्ट्स कॉम्प्लिकेशंस कम आते हैं और नहीं आते हैं। तो ये जो आप प्रोटोकॉल देख रहे हैं इसमें आसन है, 20 मिनट पोस्टर्स, 15 मिनट प्राण की साधनाएं जिसमें केवल प्राणायाम नहीं है, विशेष बंद मुद्राओं का अभ्यास भी है और कॉग्निटिव बिहेवियरल प्रैक्टिसेस है, प्लस नाद योग भी है, प्रार्थना भी शामिल है। इन सब अभ्यास करने से क्या क्या हमारी शरीर पे, मन पे, भावना में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है ये पूरी साइंटिफिकली यहाँ पे आपको हाइलाइट्स के रूप में बताने की कोशिश की गई है। और ये जो रिसर्च के द्वारा वर्णित इन अभ्यासों के लाभ को प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमिटी ने अलग अलग लेवल में परखा है, देखा है। और मुझे पता है कि जब इसकी लास्ट इवैल्यूएशन होनी थी तो उसके इवैल्यूएशन कमिटी में निमांस के साइकेट्रिस्ट एक देश के बहुत नोटेड एंड कोटेड प्रोफेसर BN गंगाधर साहब भी थे और इसमें डॉक्टर पद्मा भी थी एम्स दिल्ली की। तो ये जो प्रोटोकॉल है इस प्रोटोकॉल को अलग अलग लेवल में इस सभी विधाओं के विज्ञजनों ने देखा है, परखा है और उद्देश्य के लिए अनुकूल पाया गया है। इसी आधार पे लगभग देश के 20-25 देश में, पूरे देश में 25-30 प्रोजेक्ट ही कोविड के प्रिवेंशन, मॉडरेशन और आफ्टर इफेक्ट जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं उसके मैनेजमेंट के लिए क्या माइंड बॉडी प्रैक्टिस और कॉम्प्लीमेंट्री ऑल्टरनेटिव थेरेपी की मॉडलिटी हो सकती है इस संबंध में सैंक्शन हुए हैं। तो ये प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है और इसमें हमने आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन की बात भी करी है क्योंकि आयुर्वेद भी हमारी योग जैसे ही एक प्राचीन बहुमूल्य विरासत है। और आयुर्वेदिक में जो जीवनचर्या बताया गया है, हेल्दी लाइफस्टाइल की, ऑप्टिमल बिहेवियर्स की, हेल्दी बिहेवियर्स की, डाइट एंड डाइटरी पैटर्न्स की, हर्बल रेमेडीज की बात की गई है। उसके द्वारा भी हम अपने रोगों से बच सकते हैं और किसी को रोग हो गया है उसको मॉडरेट कर सकते हैं, लॉन्जेविटी को बढ़ा सकते हैं। ये बातें हमारे संस्कृति परंपरा और देश में सदियों पुरानी है। अभी इसी बात को मद्देनजर करते हुए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहब ने आयुष मिनिस्ट्री की स्थापना करी और इस विधा के टीचिंग, ट्रेनिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट को प्रोवाइड करने के लिए काम चल रहा है। इसमें इम्पोर्टेंटली और जो पतंजलि योगपीठ ने काम किया है वो भी नोटेबल एंड पोर्टेबल है। मूल रूप से पतंजलि योगपीठ ने जो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन की ड्रग्स की काइनेटिक्स, उनके जो क्लिनिकल इफेक्टिवनेस, इफिकेसी में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम किया है। आज रिसर्च पेपर जहां तक मुझे पता है 8 इम्पैक्ट फैक्टर तक के जर्नल में छप चुके हैं और ये छपने की श्रृंखला, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की श्रृंखला सतत जारी है। तो मैं आपको इस बात से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारी आयुर्वेद में
डिजीज प्रिवेंशन, हेल्थ प्रमोशन, हीलिंग और लॉन्जेविटी के लिए जो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन बताई गई है वो एक साइंटिफिक ग्राउंड में सही है। इस बात को सत्यापन करने के लिए पतंजलि योगपीठ और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और ऐसे तमाम संस्थाएं भी काम कर रहे हैं। तो इस बात को मद्देनजर करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और पतंजलि योगपीठ के द्वारा कोविड के प्रिवेंशन और मॉडरेशन के लिए क्या हर्बल फॉर्मुलेशन हो सकता है, उस समय प्रचार और प्रसार किया गया था, कुछ दवाएं फॉर्मुलेट की गई थी। उसी में से हमने जो उसके अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट हैं उसको वहां से लिया, उनके साइंटिफिक बैकग्राउंड को स्टडी किया, लिटरेचर रिव्यू करी, इसमें शामिल किया। जैसे मैं आपको बता सकता हूं कि जो हमारी कोरोनिल बटी है उसके मूल इंग्रेडिएंट के रूप में अश्वगंधा है, गुडुचि है, तुलसी है। ये तीन चीज के एक्सट्रैक्ट को मिला के हमारी कोरोनिल बटी बनती है। और क्रोनिल के प्रिवेंटिव और थेरापेटिक इफेक्ट्स के बारे में कोई ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लोगों ने इसको फील भी किया है और इसमें क्लिनिकल रिसर्च भी पब्लिश हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा अन्य जड़ी बूटियों की भी जिक्र किया गया था, जैसे मुलेठी, जिंजर, ब्लैक पेपर, रेजिन एटसेट्रा। और इसमें एक चीज और है, सिबकथर, जिसको हम ले बेरी कहते हैं। इसमें सभी तरह के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और उसमें सभी तरह के मिनरल और विटामिन होते हैं। एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट और मल्टी मिनरल और मल्टी विटामिन से युक्त फल माना जाता है। मैं सिबकथॉर्न को इस युग में एक संजीवनी फल के रूप में बोलूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। ये वो भी इसका घटक है, यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो ये इसमें जड़ी बूटी भी शामिल है। तो जो लोग कोविड से संक्रमित हुए, जिसमें क्लिनिकली सिग्निफिकेंट समस्या आया और उनको दवा खाना पड़ा, हॉस्पिटल में जाना पड़ा, और उसके बाद वो नेगेटिव हुए, नेगेटिव होने के बाद भी उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इंसोम्निया, पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसे साइकोलॉजिकल समस्या हैं, उनको हम ये निःशुल्क देना चाहते हैं, उनको सिखाना चाहते हैं। ये हमारा, हम इसमें निमित्त बन रहे हैं, जस्ट वी आर इंस्ट्रूमेंट। ये उद्देश्य सेंट्रल गवर्नमेंट का है, भारत के समुचे देश को नेतृत्व प्रदान करने वाले भारत के यशस्वी सम्माननीय परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का है। तो हम इस प्रॉब्लम से वास्तव में ग्रसित जो लोग हैं, जिसमें कोविड के संक्रमण के बाद क्लिनिकली सिग्निफिकेंट साइकोलॉजिकल कोमोर्बिडिटीज दिखाई पड़ रहा है, उन लोगों को निःशुल्क देना चाहते हैं। और ये उद्देश्य भारत के केंद्र सरकार का है, उसमें हम निमित्त बने हैं। तो ये प्रोटोकॉल, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें योग भी है, इसमें आयुर्वेद ही है। इसमें ले हम केवल 70 लोगों को शामिल कर रहे हैं और उसमें से हमें समानुपातिक रूप में लोगों को 3 ग्रुप में बांटना है। एक ग्रुप के लोगों को ऑनलाइन योग के सिस्टमेटिक टीचिंग देनी है और ये टीचिंग भी एक बहुत अच्छे थेरापिस्ट के द्वारा दिया जाएगा। आपको पता है कि केंद्र सरकार के डीएसटी के नॉर्म्स के हिसाब से जब तक व्यक्ति योग में मास्टर नहीं करता, कम से कम नेट की एलिजिबिलिटी नहीं रखता, तब तक इसमें थेरापिस्ट के रूप में काम ही नहीं कर सकता है। तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि इस प्रोटोकॉल को अलग अलग लेवल में परखा गया है और इसका शिक्षण प्रशिक्षण हमारे द्वारा और हमारे सुपरविजन में काम करने वाले क्वालिफाइड जेआरएफ के द्वारा कराया जाएगा। और ये जो काढ़े के इंग्रेडिएंट्स हैं, लगभग इनका कॉस्ट 2000 आता है, ये भी आपको निःशुल्क वितरण किया जाएगा और ये सारे काम ऑनलाइन होंगे। काढ़े के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं, 1 महीने के लिए कितना जरूरत है, हम आपको पार्सल करके कुरियर करके यहाँ से भेज देंगे। जब आपके पास पहुंच जाएगा, उसको सुनिश्चित करने के बाद ही इसका आगे का जो इंटरवेंशन है और इंटरवेंशन का इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा। तो और जो लोग इसमें 1 महीने योग और आयुर्वेद के इंटरवेंशन में सहभागी नहीं हो पाएंगे, उन लोगों को हम पूरा का पूरा जो क्लास का ऑनलाइन रिकॉर्डिंग है पूरा का पूरा दे देंगे। 1 महीने के बाद वो भी कर सकेंगे। उनको हम एक वेट लिस्ट ग्रुप के रूप में रखेंगे। इसकी वजह यह है
कि जूम में लगभग 25 से ज्यादा लोगों को इफेक्टिव तरीके से योग नहीं सिखाया जा सकता है। अगर 25 से ज्यादा लोग होते हैं तो उनके बॉडी के अलाइनमेंट, उनके प्रॉपर प्रैक्टिस का ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाता है। इसीलिए हमने 25-25 की 22-22 की ग्रुप को यहाँ पे शेड किया हुआ है। 1 महीने के बाद जो लोग वेट लिस्ट ग्रुप में रहते हैं उनको भी हम पूरा का पूरा उसके क्लास की ऑनलाइन रिकॉर्डिंग दे देंगे, और हम और हमारे साथ जुड़े हुए जीआरएफ फॉलो अप गाइडलाइंस उनके क्वेश्चन के हिसाब से 1 महीने के बाद भी देते रहेंगे। तो मुझे प्रोटोकॉल के बारे में इतनी बातें करनी थी। और ये प्रोटोकॉल हफ्ते में 5 दिन रहेगा। योग का प्रोटोकॉल 5 दिन रहेगा, वीकेंड में छुट्टी रहेगी। काढ़ा 7 दिन पीना है 1 महीने तक, और ये काढ़ा कैसे बनाना है, कितने पीना है, इसकी टेक्निकल गाइडलाइन आपको इसके इम्प्लीमेंटेशन के दौरान दे दिया जाएगा, भली भांति आपको समझाया जाएगा, और ये सारी चीजें सुनिश्चित करने के बाद ही इसका ये पूरा का पूरा इंटरवेंशन का इम्प्लीमेंटेशन इनिशिएट होगा। तो निसंदेह ये भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त उन लोगों के लिए एक खुशी की अवसर है, और ये हैप्पी अपॉर्चुनिटी है। इसमें सारे के सारे टेस्टेड और अच्छे चीजें आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं। तो जो भी लोग इस समस्या से ग्रसित हैं और माइंड बॉडी प्रैक्टिस और आयुर्वेद के सहारा लेना चाहते हैं, उनके लिए सुवर्ण अवसर है। और एक बात और नोट करने योग्य है कि इसमें जो कन्वेंशनल मेडिसिन है वो साथ साथ में चलेगा। हमारे पास साइकियाट्रिस्ट के रूप में डॉक्टर जितेंद्र एम्स ऋषिकेश से जुड़े हुए हैं, वो आपको और इसके इथिकल पार्ट में आपको बताएंगे। जो आपको साइकियाट्रिस्ट ने ड्रग्स बताया है वो तो चलेगा, साथ साथ में जो आयुर्वेद और योग का जो ट्रीटमेंट है आपको एड ऑन थेरापी के रूप में दिया जाएगा। तो मुझे प्रोटोकॉल के बारे में इतनी बातें करनी थी। मैं अपनी स्लाइड शेयर को यहाँ पे रोकता हूँ और प्रोफेसर जितेंद्र से निवेदन करता हूँ वो आगे की बातें आपके साथ साझेदारी करें। प्रोफेसर जितेंद्र प्लीज सर। तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपने बता भी दिया कि प्रोटोकॉल में किस तरह से पेशेंट्स को रिक्रूट किया जाएगा, कैसे 3 ग्रुप में उनको डिवाइड किया जाएगा। तो जिन भी प्रतिभागियों को अगर किसी भी तरह का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, जैसे कि पीटीएसडी हुआ, डिप्रेशन हुआ, एंजाइटी हुआ, अगर वो इसके लिए ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, और यहाँ पे एम्स में आके संपर्क कर सकते हैं। अगर एम्स में आना संभव नहीं है किसी के लिए तो टेली मेडिसिन के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए कि आपको जो पोर्टल है एक ई संजीवनी पोर्टल है जिसके माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एक नंबर भी हम आपको दे देंगे जिसके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। फोन पे संपर्क करने में एक समस्या ये रहती है कि फोन पे आप कंसल्टेशन तो कर सकते हैं, साइकेट्री में फोन पे कंसल्टेशन हो भी जाता है क्योंकि फिजिकल एग्जामिनेशन इतना नहीं करना पड़ता और मेडिकल स्पेशलिटी के बजाय बातचीत ही करनी होती है, उसी से ही समस्या का पता चलता है और ट्रीटमेंट का रेस्पॉन्स भी बातचीत करके ही पता चल जाता है। पर जो कि प्रेस्क्रिप्शन जो हम आपको अगर देते हैं तो फोन पे देना या व्हाट्सएप पे देना, वो एक्चुअली उसको फार्मासिस्ट कभी एंटरटेन नहीं करते हैं। तो आपको गवर्नमेंट पोर्टल है ई संजीवनी ओपीडी, तो ई संजीवनी ओपीडी एक पोर्टल है, उस पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर मेरे पास जानकारी आती है कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और आप इस दिन कंसल्ट करेंगे तो मैं उस दिन लॉगिन करके आपको उसी माध्यम से देख के वहीं पर ही मैं आपको प्रेस्क्रिप्शन दूंगा। वो एक सेंटर गवर्नमेंट का पोर्टल है, उस पर जो प्रेस्क्रिप्शन आएगा उस पर लिखा होता है संजीवनी ओपीडी, और वो प्रेस्क्रिप्शन हर जगह मान्य होती है। इसके अलावा अगर आप एम्स में आते हैं तो भी मेरा ओपीडी सैटरडे को रहता है, शनिवार को ओपीडी रहता है। इसके अलावा मेरा ओपीडी मंगलवार को भी रहता है, पर मेरे अलावा पूरे 6 के 6 दिन यहाँ रेगुलर ओपीडी चलता है। आप कभी भी आके इसका इलाज लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब बात है कि क्या हम दोनों लें, तो ये बात तो सर्वविदित है कि अगर आप फार्माकोथेरेपी के साथ, मेडिसिन के साथ जब भी योगा ऐड किया गया है, जब भी मेडिटेशन ऐड किया है, इवन अगर एक्सरसाइज भी ऐड किया गया है तो फायदा ही होता है, एक्स्ट्रा फायदा ही मिलता है। सर ने एक वर्ड यूज किया एडजुवेंट,
एडजुवेंट का मतलब होता है कि सहायक, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है तो हम उसको डिप्रेशन का मेडिसिन दे रहे हैं जिसको एंटी डिप्रेसेंट बोलते हैं, और कुछ भी चीज और उसमें और जो लाभ पहुंचा सकते हैं, उस लाभ को थोड़ा और बढ़ा सकती है, उसको एडजुवेंट ही बोलते हैं। तो आपके केस में अगर आप एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एंजाइटी मेडिकेशन लेते हैं या पीटीएसडी के लिए भी मेडिसिन लेते हैं और उसके ऊपर आप इसको करते हैं तो आपको लाभ ही होगा। कई लोगों का विचार होता है कि ये हम ले रहे हैं तो वो क्यों लें, या फिर उससे कहीं दवा का असर तो कम नहीं हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, दवा का असर कम नहीं होता है। और जो मेडिकल स्पेशलिटी की दवाएं जैसे शुगर की दवाएं, ब्लड प्रेशर की दवाएं, उनके बजाय जो साइकेट्री के मेडिकेशन है, एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेशन वाले मेडिकेशन, इनके ऊपर अगर आप आयुर्वेदिक प्रिपरेशन लेते हैं तो बहुत ही कम चांस होते हैं इंटरेक्शन के। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर हार्ट का पेशेंट है वो ब्लड थिनर ले रहा है ताकि ब्लड का थक्का कम बने, या फिर वो शुगर कम करने की दवा ले रहा है या कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा ले रहा है, किसी भी तरह की जो दूसरे मेडिकल डिसऑर्डर है उनकी दवाओं के साथ जब आप आयुर्वेदिक प्रिपरेशन यूज करते हो तो रिस्क ज्यादा रहता है। पर साइकेट्री की दवाओं के साथ जो प्रोटोकॉल में सर ने बताया है प्रिपरेशन, उसका इंटरेक्शन नहीं देखा गया है। हमने कई मरीज ऐसे देखे जो साइकेट्री दवाओं के साथ उनको भी लेते हैं और उनका इंटरेक्शन नहीं होता है। तो आप आराम से निश्चिंत होकर इसको ले सकते हैं। इसके अलावा जब भी अगर आप ये प्रिपरेशन ले रहे हैं और आप साइकेट्रिस्ट के पास आते हैं और उनको बताते हैं कि हम ये दवा ले रहे हैं, तो उनको बताएंगे तो वो भी इस बात को ध्यान रखेंगे ये आप प्रिपरेशन ले रहे हैं। और उसके बाद ज्यादातर वैसे तो मेडिसिन जो एंजाइटी की और डिप्रेशन की है वो ज्यादातर मेडिसिन इंटरेक्शन नहीं करती, पर आप अगर पहले से बता देते हैं तो हम और ध्यान रखेंगे कि केवल वही दवा दी जो इंटरेक्शन नहीं करती है। ज्यादातर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस जो है पेशेंटों के साथ वो ये बताता है कि जब वो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन लेते हैं इस प्रिपरेशन के साथ तो उनको कोई इंटरेक्शन होता नहीं है। एडिड बेनिफिट या तो मिलता है या नहीं मिलता है, एक ही होता है। इसके अलावा प्राणायाम, मेडिटेशन, इनका डिप्रेशन एंजाइटी में कितना योगदान है, तो मैं आपको बता देता हूं कि हम जो इंडिया में हैं, खासकर जो कि योग से कनेक्टेड हैं, योग के जो संस्थान है, वो काफी इस बात को प्रचार प्रसारित करते हैं कि इसका बहुत योगदान है। और दूसरे जो लोग हैं, आम जनता है या जो दूसरे जो विशेषज्ञ है, वो सोचते हैं कि इसका एविडेंस क्या है। पर मैं आपको बता दूं कि इसके एविडेंस आ गए हैं, काफी रिसर्च हो चुकी है, इवन गाइडलाइंस ने भी इंक्लूड कर दिया है। पर वो आप वो गाइडलाइन जो है वो ग्रोसली बताती है, जनरल बताती है। जैसे गाइडलाइन बताती है कि हमें ये पता लगा है अभी तक कि मेडिटेशन का डिप्रेशन में फायदा होता है, वो अभी यहीं पर ही बता पाए हैं। आने वाले सालों में वो वही बात बताएंगे जो अभी हम बता रहे हैं कि ये पर्टिकुलर प्राणायाम, ये पर्टिकुलर योगा या इस टाइप का मेडिटेशन हेल्पफुल करेगा, वो अभी वहां पे पहुंचने वाले हैं। और क्योंकि हमारा साइंस पहले से डेवलप है इसलिए हमने उनको विभाजित भी कर रखा है कि क्या क्या इस स्थिति में क्या क्या देना चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक शेयर करके दिखाता हूं, स्क्रीन शेयर करके। अगर आप यहाँ पे देखते हैं, हार्वर्ड हेल्थ जो मेडिकल स्कूल है उसने भी ये बोला है कि एक्सरसाइज डिप्रेशन को फाइट करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। इवन जो एनएचएस का नाम आपने सुना हो तो नेशनल हेल्थ सर्विस जो यूनाइटेड किंगडम है, वो भी बोलती है कि माइल्ड डिप्रेशन के लिए अलोन एक्सरसाइज इज एनफ। अगर किसी को माइल्ड डिप्रेशन है तो अलोन एक्सरसाइज भी उसके लिए हेल्पफुल रहती है। अगर मॉडरेट या सीवियर डिप्रेशन है तो एंटी डिप्रेशन के ऊपर एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि पिछले कुछ सालों में केवल चर्चा होती थी कि एक्सरसाइज, योगा से, प्राणायाम से फायदा होता है, अब ये गाइडलाइन में भी आ गया। पर अभी भी आप देखेंगे तो ये काफी थोड़ा पीछे है, मैं ये कहूंगा, क्योंकि ये अभी भी एक जनरल वर्ड यूज कर रहे हैं, एक्सरसाइज हेल्पफुल है डिप्रेशन के लिए। जबकि हमारा जो विज्ञान है प्राणायाम का, योगा का, वो पहले से ही डेवलप है और उसको ये तक पता है कि किस तरह की एक्सरसाइज बढ़िया है। अब अगर एनएचएस जो है यूनाइटेड किंगडम का जो संस्थान है या यूएस के रिसर्चर्स अगर आगे और बढ़ते हैं इसमें, अभी वो जनरल बोल रहे हैं कि एक्सरसाइज हेल्पफुल है, अभी वो जनरल बोल रहे हैं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज हेल्पफुल है। अब धीरे धीरे वो उनमें स्टडी करेंगे कौन सा हेल्पफुल है, कौन सा टाइप का ब्रीदिंग एक्सरसाइज हेल्पफुल है, और हो सकता है कि 10-20 साल बाद वो ही आसन, प्राणायाम, योग किसी दूसरे नाम से बताएं जो कि हम जानते हैं, हमारे प्रोटोकॉल में शामिल है। तो कहने का मतलब है कि जो हम आपको योगा प्राणायाम बता रहे हैं वो अभी जनरल फॉर्म मतलब जो प्राणायाम एक्सरसाइज हम करते हैं योग में,
आसन करते हैं उनको जनरल वर्ड दिया गया है एक्सरसाइज, और वो एक्सरसाइज हेल्पफुल है। हालांकि उन्होंने ये भी लिखा है कि कौन सी हेल्पफुल है, इसकी अभी हम रिसर्च कर रहे हैं। इसी तरह से ब्रीदिंग एक्सरसाइज का भी उन्होंने कहा है, मेडिटेशन का भी उन्होंने कहा है कि मेडिटेशन जो है वो डिप्रेशन में हेल्पफुल है, पर किस तरह का हेल्पफुल है वो इसको पता लगा रहे हैं। पर हमारे यहाँ साइंस पहले से डेवलप है, हमें पता है। और ये जो अभी प्रोटोकॉल इस स्टडी में शामिल है, ये प्रोटोकॉल पतंजलि संस्थान द्वारा बनाया गया है, अकेला ऐसा नहीं है, ये पतंजलि संस्थान द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में प्रेजेंट हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रेजेंट हुआ है। उसके बावजूद वहां पे जो एक्सपर्ट है, डायरेक्टर जो है योगा संस्थान जो दिल्ली में है, उसके भी डायरेक्टर ने भी इनपुट्स दिए हैं। इसके अलावा जो सर ने बताया, निमेंस जहां से मैंने भी एमडी साइकेट्री की है, वहां पे योगा का एक अलग डिपार्टमेंट है जहां पे साइकेट्री मरीजों को योगा के द्वारा ठीक किया जाता है। और वो डॉक्टर बीएन गंगाधर जो है, जो इस समय निमेंस के निदेशक हैं, उनके ही प्रयासों से हुआ है। उन्होंने भी अपने इनपुट्स दिए। तो काफी सब लोगों के परामर्श के बाद ये योगा प्रोटोकॉल बनाया गया है। ये योगा प्रोटोकॉल ऐसे ही रैंडम तरीके से नहीं लाके दिया गया है। तो ये इसमें जो आसन है वो ये बताए गए हैं कि ये आसन पहले से प्रभावित है, पहले कई इस पे शोध आ चुके हैं, और इस वजह से ये योगा प्रोटोकॉल बताया गया है। तो ये काफी विशेष योगा प्रोटोकॉल है आसन का, कि जो जो इफेक्टिव है डिप्रेशन ठीक करने के लिए। और अगर कभी भी साइकेट्रिक मेडिकेशन की जरूरत है तो आप कभी भी एम्स में आ सकते हैं, मुझसे ई संजीवनी के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना नंबर आपके साथ शेयर कर सकता हूं, और आप उस नंबर पे आप कभी भी फोन कर सकते हैं। पर उसके अलावा मैं प्रेफर करूंगा कि आप मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करिए, और व्हाट्सएप मैसेज पे ये बोलिए कि हमें एम्स में आना है, तो मैं अवेलेबल हूं। इसके अलावा आपको टेलीमेडिसिन माध्यम से परामर्श लेना है, तो आप अगर बताएंगे कि आपको इस दिन परामर्श लेना है, फिर हम आपस में चर्चा करके डिसाइड कर सकते हैं। और उस दिन आप ई संजीवनी पर लॉगिन हो जाइएगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है। मैं भी उस पर रजिस्टर्ड हूँ, मुझे भी उत्तराखंड गवर्नमेंट के माध्यम से रजिस्टर कराया गया है साइकेट्री डिपार्टमेंट में, मेरा नाम ही उसमें गया हुआ है कि मैं रजिस्टर्ड हूँ। तो मैं उस पर लॉगिन करके आपको वहां से संपर्क कर सकता हूँ, वहां से आपको प्रेस्क्रिप्शन भी दे सकता हूँ। इसके अलावा दोनों का इंटरेक्शन होगा या नहीं होगा, जैसे मैंने बताया बहुत कम चांस है इंटरेक्शन के। फिर भी आपको कोई भी संदेह है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो मैं इसमें आपके लिए अवेलेबल हूं जब तक आप इस पूरे उसमें प्रोसेस में रहते हैं। इसके अलावा जैसे सर आपको आगे भी बताएंगे, योगा के इसमें जो प्रतिभागी शामिल होंगे पार्टिसिपेंट स्टडी में, वो 3 ग्रुप में जाएंगे। एक में योगा चलेगा, एक में योगा और आसन चलेगा, योगा और आयुर्वेदिक मेडिकेशन चलेगी। तो अगर आपको कभी भी लगता है इस पूरे अध्ययन के दौरान कि नहीं मुझे तो इस आर्म में नहीं दूसरी आर्म में रहना चाहिए था, मतलब, तो आप उसमें स्विच भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको स्वतंत्रता है। कभी आपको लगता है कि नहीं मुझे जो है इस समय लगता है कि योगा तो है वो पूरा काम नहीं कर रहा है, मुझे दवा की भी जरूरत है, तो आप मेरे पास आके दवा भी के लिए भी चर्चा कर सकते हैं। और कभी आपको लगता है कि नहीं मुझे स्टडी से फायदा नहीं हो रहा है, मुझे नुकसान हो रहा है या मेरा मन नहीं है करने का, तो आप कभी भी इस स्टडी में से हट सकते हैं। पर अभी हमारा यही निवेदन रहेगा कि आप स्टडी में शामिल रहिए, इसके प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए, क्योंकि आपके सहभागिता से इस स्टडी का जो डेटा जनरेट होगा वो बहुत काम आएगा बाकी लोगों के, वो एक एविडेंस बनेगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि वेस्टर्न में जो रिसर्च चल रहा है वो अभी काफी जनरल फॉर्म में चल रहा है, क्योंकि उनके वहां पे स्पेसिफिक एक्सरसाइज, स्पेसिफिक प्राणायाम, स्पेसिफिक मेडिकेशन उनके पास नहीं है। हमारे पास है, तो हम उनको स्पेसिफिक फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं और हम अपना डाटा जल्दी से दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई और संदेह हो तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर जितेंद्र, हमारे पास फॉर्चुनेटली भारत के बहुत अति जाने माने दत्तात्रेय परंपरा के, एक आयुर्वेद के और योग के सिद्ध व्यक्तित्व जिनका बड़ा नाम है, बड़ा काम है इस देश में विदेशों में, और उनका उम्र भी 80 साल का है। डॉक्टर राघवन भी जुड़े हैं, मैंने उनको अभी लिंक शेयर किया था। इंसिडेंटली वो उनकी पहली पढ़ाई एलोपैथी हुई है, इज MBBS। उसके बाद उन्होंने माइंड बॉडी प्रैक्टिस और आयुर्वेद की परंपरा से तक की तरफ अपने दिलचस्पी को बढ़ाया, उससे जुड़े। फिर उन्होंने अपनी गुरु परंपरा में जाके आयुर्वेद को सीखा, और जो आयुर्वेद के ज्ञान विज्ञान कौशल को पूरी दुनिया में भारत से लेके यूरोप तक आपने प्रचार प्रसार किया। अभी आपका एज 80 है,
मैं डॉक्टर राघवन को यहाँ पे देख रहा था, मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट फिर हो गए। तो यहाँ पे आज पार्टिसिपेंट्स के रूप में जो इस प्रोग्राम में लाभ लेने के लिए इनरोल लोग हैं वो भी हैं। इसमें एमए एमएससी योग के फाइनल ईयर के विद्यार्थी भी हैं, और इसके अतिरिक्त इसमें एमडी आयुर्वेद में अध्ययनरत विद्यार्थी भी हैं। तो डाइवर्स पार्टिसिपेंट्स इस वेबकास्ट में आज जुड़े हुए हैं। तो आपकी उपस्थिति और आपके कन्वेंशनल मेडिकल सिस्टम, माइंड बॉडी प्रैक्टिस, आयुर्वेद के डेलिब्रेशन से संबंधित इनके पास जरूर जिज्ञासा होंगे। तो मैं ये वेबकास्ट इंटरफेस क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन करता हूं। अब सभी पार्टिसिपेंट से निवेदन करता हूं कि आप प्लीज अपना वीडियो ऑन करें। इंटरैक्टिव सेशन में वीडियो ऑन होना जरूरी है। और ये जो आज का डेलिब्रेशन है और काफी इंटीग्रेटिव है, आम जनमानस के लिए, इस देश के सभी लोगों के लिए काम आने वाला है। तो हम ये विश्वविद्यालय की तरफ से या यम्स की तरफ से बातचीत करके हम कहीं इसमें इसको डाल देंगे। तो आपका इंटरेक्शन, आपके द्वारा पूछे गए सांदर्भिक सवाल आम लोगों की जिज्ञासाओं के समाधान के लिए बड़ी कामयाब होंगे। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अपना वीडियो ऑन कर लें। क्वेश्चन आंसर के लिए हैंड रेज करें। और डॉक्टर साहब ने जो ई पोर्टल आपको बताया था जहां साइकेट्री के टेली प्रिस्क्रिप्शन के लिए आपको इनरोल होना चाहिए, जूम के चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है। और आपको आश्वस्त किया है कि इस प्रोटोकॉल के दौरान जो भी आपको दिक्कतें आएगी और उसमें इन बिटवीन मेडिकल सपोर्ट की जरूरत होगी, उसके लिए आपकी दुआ और आपकी दवा सहयोग आपको जरूर मिलेगा। यहाँ पे ज्ञान कुमार जी सवाल करना चाहते हैं। ज्ञान कुमार जी सवाल करिए, अपना वीडियो ऑन करिए, सवाल और करिए। जी सभी को नमस्ते। नमस्ते सर। यस। मेरा प्रश्न यह है कि जैसा कि अभी आपने एग्जांपल दे रहे थे, यूके का सिस्टम, एनएचएस का एग्जांपल दिया आपने, तो जैसे योग में हम लोग आगे हैं, हम लोग रिसर्च भी काफी कर रहे हैं, लेकिन क्या वो चीजें, क्या कमियां हैं जो कि हम हमारे रिसर्च को कोई एक्सेप्ट नहीं करता, हमें हर बार रेफरेंस यस, हाँ ज्ञान कुमार, इसमें मैं आपको आंसर देता हूँ कि सबसे पहले रिसर्च यूके में योग की शुरू हुई थी, उसके बाद यूएस में इसका ट्रेंड बढ़ा। अभी लेटेस्ट रिसर्च पतंजलि योगपीठ से मूल रूप से जो बिब्लियोमेट्रिक टाइप का, जिसमें ये निष्कर्ष निकाला गया है कि 1957 से ध्यान की रिसर्च एक एक्सटेंसिव वे में प्रारंभ होना शुरू हो गए थे। टीएम से ये ज्यादा क्रम चला था, उसके बाद यूके में ज्यादा चला, फिर यूएस में। अब लेटेस्ट रिसर्च अपडेट को आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा हाई ट्रेंड इंडिया का है। एशियन सब कॉन्टिनेंट में उसमें भी इंडिया लीड करता है। ये बात बिल्कुल गलत है कि इंडिया में द्वारा किए गए रिसर्च को नहीं माना जाता है। आपको दोबारा विजिट करनी चाहिए। इंडिया के साइंटिस्ट के द्वारा, इंडिया के मेडिकल के लोगों के द्वारा जो रिसर्च किए गए हैं वो बहुत अच्छे जाने माने जर्नल में छपे हैं। साइंटिफिक कम्युनिटी ने पूरी वर्ल्ड वाइड इसको एक्सेप्टेंस दिया है। इवन मैं पतंजलि योगपीठ से बोल रहा हूँ, आपको ये बता रहा हूँ कि पतंजलि योगपीठ के द्वारा किया गया रिसर्च अभी 8 इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल में छपा हुआ है। ये इतना आसान काम नहीं है। 8 इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल में पेपर को निकालना कितना मुश्किल होता है, इस फील्ड में काम करने वाले लोग जानते हैं। तो अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट से परिचित हैं, आपने फ्रीक्वेंट डेटाबेस को विजिट किया है, योग के टीचिंग ट्रेनिंग के साथ आप रिसर्च डेवलपमेंट के साथ अपडेटेड हैं, लेटेस्ट बिब्लियोमेट्रिक स्टडीज को आपने पढ़ा है, तो आपको ये चीजें देखनी चाहिए कि इंडिया अभी लीड कर रहा है, एशियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे आगे है। और माइंड बॉडी प्रैक्टिसेस के आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के क्लिनिकल एफिकेसी के लिए बहुत सारे रिसर्च यहाँ पे संपन्न किए गए हैं, इनको ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिला हुआ है। थैंक यू। थैंक यू सर। और अभी आपको लेटेस्ट ट्रेंड देखना है तो पतंजलि में अभी एक रिसर्च आया है, जस्ट मेरे ख्याल से 8-10 दिन पहले एक आया है, डॉक्टर जितेंद्र। उसमें ये बता दिया गया है कि पॉपमेड में जो सबसे पहले योग का रिसर्च शुरू हुआ था ना, सबसे पहले, वहां से लेकर अभी तक 2021 तक कहाँ कितने रिसर्च किए गए, किस तरह के रिसर्च किए गए, पूरा का पूरा इस तरह का एक उसमें आपको डाटा का कंपाइलेशन मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। यस, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं? सर
ज्ञान कुमार जी को मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जी आप सर। इस बायस की बात कर रहे हैं कि जो रिसर्च है, जो पब्लिश होते हैं रिसर्च, उसमें बायस है। इंडियन योगा की जो रिसर्च है उनको पब्लिश नहीं करते। ये बायस एक्चुअली पूरे मेडिकल साइंस में है। कहने का मतलब है कि जब हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स डायबिटीज में रिसर्च करते हैं या स्किन डिसऑर्डर्स में रिसर्च करते हैं, तो उनका रिसर्च भी बाहर के जर्नल्स एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब ये बायस योगा के लिए नहीं, पूरे में बायस है, और ये बायस अभी भी है। मेरा जब इंटरेक्शन होता है, जैसे मेरा परसों ही इंटरेक्शन हुआ था 10 तारीख को यूएस में, बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन है उसमें, वहां इंटरेक्शन हुआ था। तो जब मैं अपना सीवी उनके साथ शेयर कर रहा था कि मेरे 20-25 पब्लिकेशन है, तो ये मैं बेसिकली वहां पे फेलोशिप के लिए इंटरव्यू दे रहा था। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आपके इतनी रिसर्च है, आप यहाँ आके क्यों रिसर्च करना चाहते हैं यूएस में? तो मैंने उनको ये आंसर किया था कि मेरे रिसर्च जो है वो इम्पैक्ट फैक्टर 1 और 2 में पब्लिश है, उनके साइटेशन नहीं है, मतलब मेरे रिसर्च का कोई और साइटेशन करे वो नहीं है। और इसका कारण ये है कि जब तक रिसर्च यूएस में नहीं होती उसको साइटेशन कम मिलता है। तो उन्होंने खुद माना, डॉक्टर एलिन डियाज ने, कि ये बात बिल्कुल सही है कि ये बायस है, और ये बायस हम भी दूर करने की कोशिश, मतलब जो लोग, जिन लोगों का जर्नल है वो भी मानते हैं कि बायस है। एक दूसरा कारण मैं आपको और बताता हूं कि क्यों हमारे वहां पब्लिश, हम हाई इंपैक्ट फैक्टर में क्यों पब्लिश, जैसे मैं आपको, जैसे डॉक्टर भंडारी बता रहे थे, इम्पैक्ट फैक्टर होता है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कि आपने क्रीम देखी होगी, सनस्क्रीन, उस पर लिखा होता है SPF 50, SPF 100, सन प्रोटेक्टिव 30-100। ऐसे ही आप जर्नल को मान लीजिए इम्पैक्ट फैक्टर। तो जो इंडिया के ज्यादातर जर्नल है उनके इम्पैक्ट फैक्टर कम है। तो अगर रिसर्च इंडियन जर्नल में पब्लिश होती है तो उसको साइटेशन नहीं मिलता। मैं उसको साइटेशन की बताता हूं। जैसे कि मान लो कि मुझे अपने रिसर्च पेपर में कोई सेंटेंस लिखना है और मुझे उस सेंटेंस को सपोर्ट करना है किसी प्रीवियस रिसर्च से कि ये चीज प्रीवियस रिसर्च में बोली गई है, तो मैं उस सेंटेंस को लिखने के बाद उस रिसर्च का रेफरेंस डाल देता हूं कि इस रिसर्च में बोला गया। तो मैं वो रेफरेंस जो है उस रिसर्च का डालता हूं जो अच्छे इंपैक्ट फैक्टर जर्नल में पब्लिश हुई हो। तो चूंकि इंडियन रिसर्च लो इंपैक्ट फैक्टर जर्नल में पब्लिश हो रही है, एक्सेप्ट हो रही है, पर वो इंपैक्ट फैक्टर उनका अच्छा नहीं है, तो मैं जब अपनी रिसर्च कर रहा हूं और उसको पब्लिश कर रहा हूं तो उसमें साइटेशन अमेरिकन रिसर्च का डाल रहा हूं, तो उनके इंपैक्ट फैक्टर बढ़ते चले जाते हैं। तो इस वजह से ही होता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इंडियन जो रिसर्चर्स हैं, जब वो किसी रिसर्च को साइट करें अपनी रिसर्च में, तो इंडियन रिसर्च को ही साइट करें। इससे क्या है कि उसका इंपैक्ट फैक्टर बढ़ता है। और दूसरा एक और मैं आपको कारण बताता हूं, जो हाई इंपैक्ट फैक्टर वाले जर्नल है उनकी फीस होती है, और उनकी फीस $1000 $2000 तक भी होती है। मैं भी इस चीज को फेस कर चुका हूं। और कभी कभी वो आपको डिस्काउंट दे देते हैं ये कह के कि आप डेवलपिंग कंट्रीज से हैं, अदरवाइज उनकी फीस होती है। अब बात आती है कि क्या जो अमेरिकन या यूके रिसर्चर है, क्या वो ये फीस अफोर्ड कर पाते हैं? एक्चुअली वो भी ये फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, पर उनका इंस्टीट्यूट ये फीस अफोर्ड करता है, जबकि हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट ये फीस अफोर्ड नहीं करता। अगर डॉक्टर भंडारी पूरे साल में 10 पब्लिकेशन करना चाहते हैं ऐसे अमेरिकन जर्नल में जिसकी फीस 1.5 लाख है, तो क्या 15 लाख रुपए पतंजलि इनको पब्लिश करने के लिए देगा? तो डॉक्टर भंडारी डिपेंडेंट है अपनी रिसर्च की क्वालिटी पे, कि उनकी रिसर्च की क्वालिटी ही इतनी ज्यादा हो कि जर्नल जो है उसको बिना फीस के भी एक्सेप्ट कर ले। मतलब हमें हमारे रिसर्च की क्वालिटी बहुत ऊपर करनी पड़ रही है उसी जर्नल में पब्लिश करने के लिए, और अमेरिकन को कम, क्योंकि अमेरिकन का जर्नल एक तो बायस है कि अमेरिकन डेटा है, और दूसरा उनका फीस है तो वो पब्लिश करा लेते हैं। हमें पब्लिश कराने के लिए ऐसे जर्नल ढूंढने पड़ते हैं जिनमें फीस भी ना हो, और वो फिर बहुत, चूंकि कंपटीशन बढ़ जाता है फीस होने पे, जिसमें एक पेपर की फीस 2-2.5 लाख रुपए, उसमें कितने कंपटीशन होगा? 3 पेपर आएंगे, एक को पब्लिश होना है। जो फ्री जर्नल है उसमें 100 पेपर आएंगे, एक को पब्लिश होना है, क्योंकि वो फ्री है तो सब लोगों ने पब्लिश किया है, तो अच्छी क्वालिटी वाले को ही उसमें डाला जाता है। तो अगर जैसे डॉक्टर भंडारी बता रहे हैं कि अगर 8 इंपैक्ट फैक्टर वाले जर्नल में पेपर पब्लिश हुआ है तो उनको वो कितना रिगार्ड है उनके। और दूसरी बात, जैसे मैंने बताया कि वो लोग अभी भी बोलते हैं कि एक्सरसाइज हेल्पफुल है, मेडिटेशन हेल्पफुल है, अभी भी वो उसके सब टाइप्स पे नहीं आए, उनको बहुत टाइम लगेगा सब टाइप पर, क्योंकि हमारे यहाँ सब टाइप सब कुछ पहले से डेवलप, बस हमें उनको स्टडी करना है और उनको पब्लिश करना है, फैलाना है। दूसरा जो मैं ये कहता हूं कि सामने वाला अगर हमारे अगेंस्ट बायस है
तो हम थोड़ा बहुत प्रयास कर सकते हैं उस बायस को हटाने के लिए, पर पहला जो बायस है वो हमारे अंदर ही है कि हम हमारे इंडियन साइंस की रिसर्च को वो नहीं करते। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो डीएसटी का प्रोजेक्ट है, ऐसे एक प्रोजेक्ट है, ऐसे मेरे को भी एक प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है। मेरा प्रोजेक्ट है कि जिनको कोविड से पहले एंजाइटी डिप्रेशन नहीं था, पर कोविड के बाद जिनको एंजाइटी डिप्रेशन हुआ, उनमें योग निद्रा का कितना योगदान है, ये मेरा स्टडी। अब मैं इस स्टडी के रिजल्ट निकाल के जब इसको पब्लिश करूंगा तो मैं ये कहूंगा कि पहले भी डिप्रेशन एंजाइटी में योग निद्रा का फायदा रहा है, इसलिए मैंने ये रिसर्च की। तो फायदा रहा है, उसके लिए मुझे साइटेशन करना पड़ा होगा कि पहले क्या रिसर्च हो चुकी है। तो जब मैं उसको सर्च करूंगा तो मेरा भी बायस होगा कि अमेरिकन को डाल दूं, उन्होंने कोई योग निद्रा पे किया है क्या। इंडिया में भी होगा योग निद्रा पे, पर मैं अमेरिकन को डालूंगा, देखो उन्होंने भी बोला है, क्योंकि अमेरिकन का डालने से मेरा अमेरिकन में पब्लिश होने का चांस रहेगा। तो बायस ऐसे विशेष साइकिल बनता रहता है। हम भी जो है हमारे इंडियन रिसर्चर्स की स्टडी को साइट ना करके उनकी स्टडी को साइट करते हैं। जब हम हमारी खुद की स्टडी को साइट करना चालू कर देंगे तो फिर अपना आप उसमें बढ़ जाता है। तो कोई भी रिसर्च पेपर आप पढ़िए तो उसमें कम से कम 20-30 तो साइटेशन होते हैं। डॉक्टर जितेंद्र, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अभी एक साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स में हमको लास्ट में पेपर छपानी थी, लास्ट एंड में चला गया था। मैं इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च को डाल रहा था और मैंने स्कोपस में डाल के साइटेशन स्कोर देखा तो मुझे मिला ही नहीं। मैंने सोचा आईसीएमआर का इतना पुराना जर्नल, जिसकी में बहुत अच्छी क्वालिटी के पेपर छपते हैं और इंडिया का बहुत ही जाना माना जर्नल है, जो पबमेड में इंडेक्स है, बहुत पुराना है, आईसीएमआर से पब्लिश होता है। तो ये बातें सत्य है, लोकल के लिए वोकल बननी पड़ेगी और अपने अंदर समीक्षा करना पड़ेगा। ज्ञान प्रकाश इसमें भी योगी अप्रोच ही काम करेगा। समझ में आया? अच्छा, दूसरा एक और बात मैंने बताया आपको, आप योगा का रिसर्च तो आपने कर लिया, पर यह भी देखा गया है कि किसी प्रोडक्ट का आप जब तक पेपर पे वो प्रोडक्ट है तब तक ठीक है, पर अगर रूटीन प्रैक्टिस में आप चालू कर दें, फिर चाहे आपके पास उसका एविडेंस इतना पब्लिकेशन ना हो तो लोग उसको मानना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, आपने टीसीएम का नाम सुना है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, टीसीएम। तो टीसीएम ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन चाइना की अपनी खुद की आयुर्वेद जैसी है, उसके पब्लिकेशन नहीं है, अमेरिकन भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते, कोई एक्सेप्ट नहीं करता, पर उन्होंने अपनी जो एलोपैथिक मेडिसिन के साथ टीसीएम के भी क्लिनिक उनके पूरे चाइना में है, वो रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, लोग नहीं मानते, वो प्रैक्टिस करते हैं। तो आप लोग सब जानते हैं टीसीएम को। अब टीसीएम के प्रोजेक्ट यूएस से भी अप्रूव होते हैं, तो वो लोग उसको लगातार फॉलो कर रहे हैं टीसीएम को। और जब आप किसी चीज को फॉलो करके मरीज ठीक करके दिखाओगे तो लोग फिर मानना शुरू कर देते हैं। जब आपको पता लगता है कि ये व्यक्ति डिप्रेशन के लिए रेगुलरली योगा एडवाइस कर रहा है, पिछले 5 साल हो गए इनको ये एडवाइस करते हुए, और मरीज ठीक भी होते, तो फिर वो भी उसको फिर मानना शुरू कर देते हैं। और जब मरीजों पे आप अप्लाई करेंगे तो फिर रिसर्च भी होगा। तो हमको दोनों काम करना है, हमें रिसर्च भी करनी है, पब्लिश भी करनी है, एक दूसरे की रिसर्च को साइट भी करना है, इसके अलावा हम उसे प्रैक्टिस में भी लाना है। तो लोग कई बार ये भी कह देते हैं कि आपने इतना रिसर्च कर लिया, आपको इतना भरोसा है, तो आप इसको रेगुलरली देते क्यों नहीं है? देते तो आप दवाई हैं, आप देते क्यों नहीं है इसको? तो हमें उसको एडवाइस भी करना है और वर्बली नहीं, उसको पेपर पे डालना है। जैसे कि मैंने अगर किसी पेशेंट को माइल्ड डिप्रेशन एडवाइस किया तो नीचे लिखना है उसको, जैसे प्रेस्क्रिप्शन में RX योगा फॉर 1 मंथ, देन अगेन फॉलो अप टू सी द रेस्पॉन्स, उसको पेपर पे डालना है। अभी तक क्या करते थे कि दवा देते थे और कहते थे योगा भी कर लेना वर्बली। अभी बोलना है मेडिकेशन प्लस योगा, प्रोटोकॉल के साथ लिख के उसको प्रेस्क्रिप्शन पे निकालना है। तब वो धीरे धीरे लोगों के नजर में आएगा कि बाकायदा प्रेस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है, मेडिकेशन है, योगा है, उसका प्रोटोकॉल लिखा हुआ है। जैसे दवा का लिखा होता है कि ये खाने से पहले लेनी, ये ऐसे लेनी, ये ऐसे लेनी, तो ऐसे ही उसका होगा। तब जाके ये दोनों तरीके से फिर ये लोग उसको मानना शुरू करते हैं। Right. So I think it was a very informative interaction. आगे और किसी के पास कुछ जिज्ञासा हो तो सांदर्भिक जिज्ञासा करें, आज के प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ जिज्ञासा करें तो ज्यादा सांदर्भिक रहेगा। हैंड रेज करें और आप सवाल करें। यस, विनोद सवाल करिए। नमस्ते डॉक्टर रुद्रा सर। नमस्ते डॉक्टर जितेंद्र सर। मेरा सवाल ये है कि मैं भी है ना काफी सालों से प्रैक्टिसर हूँ, सेल्फ प्रैक्टिसर भी हूँ, और मैं योगा थेरेपिस्ट करके भी काफी पेशेंट्स के साथ कोविड के लिए भी फ्री सेशन लिया था और काफी पेशेंट के साथ पर्सनल सेशन भी लेता हूँ।
तो किस तरह से मैं ये प्रोजेक्ट में आपके साथ जुड़ सकता हूँ, जिसमें कुछ डाटा का अगर पेशेंट्स का डाटा सेंड करना है या पहला तो ये है कि आप योग के प्रमोटर हैं, शुभचिंतक हैं, तो जिसको सार्स कोविड-2 इन्फेक्शन के बाद साइकोलॉजिकल कोमॉर्बिडिटीज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डेवलप हो, उन लोगों को आप इसके साथ जोड़ दें, उनका भला होगा, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पावन उद्देश्य है। बीच में हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं। उनको एक टेस्टेड और स्टैंडर्ड योग का प्रोटोकॉल ऑनलाइन एक्सपर्ट के द्वारा मिलेगा। दूसरा, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन वो भी निःशुल्क मिलेगा, उनके घर पे जाएगा। तो जो इसके बेनिफिशियरी हैं उनको आप जोड़ दें, उनका इसमें ज्यादा भला होने वाला है। दूसरी बात यह है कि आप योग के अच्छे शुभचिंतक हैं, आपने बहुत सारा समय योग को फैलाने में करने में लगाया है, तो योग के प्रोटोकॉल के लिए भी आप एक इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन में। मुझे पता है कि आप योग में मास्टर हैं और आपकी प्रोफाइल उसके लिए योग्य है। अगर आपकी पैशन, दिलचस्पी है, तो आपकी आहुति हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, ये दो तरीके हैं। और तीसरी बात ये है कि जो हमारे द्वारा डॉक्टर जितेंद्र जैसे लोगों के द्वारा योग के क्लिनिकल इफेक्टिवनेस, थेरापेटिक वैल्यू के लिए रिसर्च की जाती है, हम निष्कर्ष निकालते हैं स्वदेश में, तो उसका आप प्रोपोगेट करें, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करें, सिखाएं, बताएं। तो ये एक योग के विद्या को स्थापित करने का एक अच्छा तरीका है। तो इस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप जुड़ सकते हैं और इस प्रोजेक्ट में सहयोग कर सकते हैं। थैंक यू। यस, थैंक यू सर। और मैं यहाँ पे डॉक्टर राघवन को दोबारा देख पा रहा हूँ। डॉक्टर राघवन, हम आपके बारे में काफी बोल चुके हैं। अगर आप वीडियो ऑन कर सकते हैं तो मैं आपका परिचय वेबकास्ट में जुड़े हुए हैं हमारे सभी सहभागियों को देना चाहूँगा। आपको पतंजलि विश्वविद्यालय की तरफ से हम सहृदय प्रणाम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर राघवन, डॉक्टर जितेंद्र, मैंने जैसा आपको बताया, इनका उम्र अप्रोक्स 80 ईयर्स ओल्ड। ये मेडिकल के स्टूडेंट रहे हैं आपकी तरह। इनिशियली कम्स फ्रॉम द मॉडर्न मेडिकल सिस्टम, लेटर ऑन by his passion and by his the virtuous impression of the past life, he oriented towards the Ayurveda, yoga and spirituality. इन्होंने 8-10 वर्ष गुरुकुल में रह के जो सिद्धा की और योग की, एस्ट्रोलॉजी की, ज्ञान विज्ञान को ढूंढा, अपने जीवन के प्रयोगशाला में परीक्षण किया, फिर ये इसको क्लिनिकली प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो ही इज द एग्जाम्पलरी मैन टू प्रैक्टिस इंटीग्रेटिव मेडिसिन विद इन एंड आउट ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर राघवन सर, मैं आपको प्रणाम करता हूं, इतने शॉर्ट नोट उसमें इंफॉर्मेशन में आप जुड़ गए। डॉक्टर जितेंद्र रोहिला, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश में एसोसिएट प्रोफेसर है साइकेट्री में। हम दोनों संस्थाएं मिल के ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत की जो रिसर्च प्रोजेक्ट सैंक्शन हुई है उसमें काम कर रहे हैं इन्वेस्टिगेटर के रूप में। तो आपका स्वागत है और मैं आपको निवेदन करता हूं, इस अवसर पे, इस कंटेस्ट में आप जरूर कुछ बातें हमें साझेदार करें, हम सभी को आशीर्वाद दें, मोटिवेशन दें। इस वेबकास्ट में एमडी के बच्चे भी जुड़े हुए हैं, पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज के एमडी के स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं, एमएससी फाइनल के बच्चे भी हैं, और प्लस इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने वाले वो मरीज भी हैं। डॉक्टर राघवन प्लीज। प्रणाम डॉक्टर राघवन। Pranam for all the participants. Thank you for inviting me for a very important, globally important problem for psychological impact of coronavirus. So any viral infection or any disease which affects the cardiovascular system or respiratory system will have an impact on the so-called psychological system. Actually, the psyche is made of these two. That is the importance of pranayama. Some pranayama vidhi is mano mathana eva. That influences the mind.
prana and mind are actually intimately associated. Once absent, the other will not work. That's the most important thing. So pranayama for breath control is a remedy for coronavirus. It should start from the very beginning, so that it is most of the complication can be prevented completely. In 2019, March itself, I have given a detailed discourse about how to manage this coronavirus conditions, and those who followed that, there is absolutely successful results are there. So breathing is the only condition which is under our control. All the vital functions are not fully under our control. So breathing, through breathing, we can control all the systems. SARS virus actually affects the respiratory system. So be conscious about the respiratory system. Continuously hyperventilate. Hyperventilation is the most powerful remedy. You could save many lives. Keep the finger oximeter. Always read it is coming down from 95. Be active. Continuously make it above 95. It's a willful action. That alone is enough to prevent complications. So that the same process with proper hydration and appropriate food and yoga processes, we can completely avoid the complications of coronavirus. That patient to patient it varies. Everybody's same process is not enough. Ayurveda and yoga, we see the person as an entity, not the disease. We are always treating the disease, not the disease, but the patient. Patient is our target. In that way, we can save the lives of the patients. We are not having any protocol for everybody. It's not possible. Ayurvedic protocol is look in the conditions of patient and treat that. Make them normal. This is very simple. The simplest approach for any disease, Ayurveda and yoga provides that. Ayurveda and yoga are actually two sides of the same coin. With material things we use, it is from Ayurveda. But the psychological factors are being controlled and regulated by pranayama and other yoga. So pranayama and yoga combined, it can be used fully, successfully for clinical application. Unfortunately, that is not yet practiced fully. Some patients are there, some persons are getting the benefit out of that. It is to be developed. So a lot of possibilities there because these systems are intimately connected. So, as Dr. Jiten, it was really a sort of coincidence. मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ. डॉक्टर राघवन का केरला में ये इंटीग्रेटिव सेंटर है, क्लिनिक है, यूरोप में है, और ये 80 वर्ष की उम्र में इतने एनर्जी और पैशन के साथ राउंड द क्लॉक काम करते हैं, और कि इनके साथ काम करने वाले जो थेरापिस्ट हैं, असिस्टेंट हैं, 3-4 लोग थक जाते हैं. Yes, Mrs. Shraddha told me, Dr. Raghavan, you are having so much energy and passion to work with patient round the clock. Even the 3-4 assistant, gets tired. तो आप सोच सकते हैं कि एक 80 साल का व्यक्ति round the clock. And Dr. Jiten, Dr. Raghavan treats the uncurable problems, just like the multiple sclerosis, and the long fibrosis, varieties of cancers, और इनके ट्रीटमेंट्स है, इनके सारी अप्रोच है, मॉडर्न, एस्ट्रोलॉजिकल, सिद्धा, आयुर्वेदा, and he is the spiritual scientist too.
इनके सारे जिंदगी के प्रयोगशाला में इन्होंने किया है। और इनसे मेरा परिचय भारत सरकार के एक बहुत हाई लेवल के अधिकारी के द्वारा हुआ। जब उनके जीवन में ऐसे इनक्योरेबल प्रॉब्लम आया लंग्स में, लंग्स एक हिसाब से कोलैप्स की स्थिति में चले गए, तो एक हिसाब से उनको मेडिकल कम्युनिटी से जवाब मिला कि अब कुछ नहीं हो सकता। इन दैट कंडीशन डॉक्टर राघवन टुक द केस and used his wisdom and therapeutic skills. Now this man is perfectly okay and working as the high official of the central government. तो डॉक्टर राघवन का आज इस वेबकास्ट में जोड़ जाना और उनकी कुछ बातें हमें आशीर्वाद के रूप में मिलना, मैं अपने आप में बहुत एक सुयोग मानता हूँ, इसको सौभाग्य मानता हूँ। यहाँ पे मेरे मेडिकल के एमडी के विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं। अगर आपको नाड़ी के बारे में और आयुर्वेद के जो क्लासिकल ब्यूटी है उसके विरासत अगर कहीं बची है उसके बारे में समझना है तो आपको डॉक्टर राघवन से मिलना चाहिए। हमारे यहाँ इतने सारे 50-60 आयुर्वेद के फिजिशियन काम करते हैं, लेकिन मैंने सबको मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन में आधारित होकर डायग्नोसिस करते हुए देखा। केवल पल्स पकड़ के वो डिजीज का ट्रेडिशनली डायग्नोसिस नहीं करते। दे टेक दिस सपोर्ट्स फ्रॉम द मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन and then prescribe the treatment. But I have come to know that Dr. Raghavan comes from that tradition, who is practicing this, pulse investigation technique to get the entire idea of the disease and to prescribe the protocol accordingly. तो आपको इनसे मिलनी चाहिए, इनसे इंटरेक्शन करनी चाहिए, उन विद्या से आपको रूबरू होनी चाहिए, आपकी विरासत है। Even Dr. Raghavan, I am the layman in Ayurveda, still I will be very glad to be in your interaction and to get your guidance and knowledge in that secret part. और इसी संदर्भ में अगर किसी समय लंबा हो गया है, लेकिन संयोग आज ऐसा बना है, यम्स से साइकियाट्रिस्ट हैं और आयुर्वेद की परंपरा से दुनिया के जाने माने डॉक्टर राघवन जैसे व्यक्ति हमारे पास कोइंसिडेंस से जुड़ गए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। प्लेटफॉर्म पतंजलि योगपीठ का है। विद्यार्थियों आप भाग्यशाली हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो मैं आपको 5 मिनट और देता हूं, रेलेवेंट क्वेश्चन आप कर सकते हैं। यस, चैट बॉक्स में, यस, चैट बॉक्स में मैं सवाल नहीं देख पा रहा हूं। तो एक बार मैं सभी पार्टिसिपेंट जितने अभी वेबकास्ट में सबसे निवेदन करता हूं कि वीडियो ऑन कर ले ताकि हम इसको ऑन रिकॉर्ड में रखें। पतंजलि के सिस्टम में, पतंजलि के प्लेटफॉर्म से जो हमारी वेबसाइट है, हमारे यूट्यूब है, हमारे फेसबुक है, संस्था के इंस्टीट्यूशनल है, इससे हम आम जनमानस को ये दे सकें, शेयर कर सकें कि आज भारत में कैसे एलोपैथ के, आयुर्वेद के, योग के और अलग अलग जो ट्रेडिशनल हेलिक सिस्टम के एक्सपर्ट हैं एक साथ में मिल के इन विद्या को वैज्ञानिक सत्यापन देने के लिए जुटे हुए हैं। ये मैसेज जाएगा और निसंदेह ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ऑथेंटिक होगा। I strongly advise all participants to turn on their video and to come in record. Everyone, all students please. मेरे ख्याल से स्टिल मैं यहाँ पे 23 को देख रहा हूँ। किसी को इसमें हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। ये हमने इंस्टीट्यूशन लेवल में ऑर्गेनाइज किया है, पतंजलि विश्वविद्यालय के प्लेटफॉर्म से वेबकास्ट है। मैं देख रहा हूँ मेरे 3 विद्यार्थी ये की कैमरे में जुड़े हुए हैं, तो आई हैव टू एक्सपेक्ट मोर पार्टिसिपेशन। थैंक यू एवरीवन। तो सभी इसमें सभी लोग वीडियो ऑन करें। एवरीवन प्लीज, इस वीडियो को हम यहाँ पूरी इंडिया में और पूरी विदेश में, यूएस, अगर हम पतंजलि के प्लेटफॉर्म से इसको प्रोपेट करें तो आप समझ सकते हैं ना कहाँ कहाँ ये जा सकता है। इट कैन रीच एनीवेयर। यस, पतंजलि को दुनिया जानता है। पतंजलि में हमने 2 बार जो कॉन्फ्रेंस किया था, तो मैं आपको नाम लेके बता सकता हूँ। ऑक्सफोर्ड के एमरेट्स प्रोफेसर टेरेंस राय आए थे। एंडरसन कैंसर सेंटर यूएस के डायरेक्टर लॉरेंस कोहेन यहाँ आए थे। इटली के जाने माने इंटरनल मेडिसिन के प्रोफेसर लुसियानो बर्नार्डी यहाँ पे आए थे। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से सतबीर खालसा यहाँ पे आए थे।
और इसी तरह से BN गंगाधर साहब यहाँ थे, और दिल्ली एम्स से के दीपक साहब यहाँ पे थे, दिल्ली एम्स से रिप्रोडक्टिव जेनेटिक्स के, जिसने योग के जेनेटिकल जो रिप्रोडक्टिव जेनेटिक्स में फैंटास्टिक काम किया है डीन ऑर्निस के बाद, उसका नाम है प्रोफेसर रीमा दादा, जो एम्स दिल्ली में एनाटॉमी में काम करती है। और इसी तरह से ब्राजील से प्रोफेसर पामेला थी, या बहुत सारे, डॉक्टर शर्ले टैलिस इसके बीच में थी, उनके मेरे ख्याल से 200 से ज्यादा पब्लिकेशन माइंड बॉडी प्रैक्टिस के जर्नल इफेक्ट्स, बेसिकली न्यूरोफिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में आज तक पब्लिश हो चुके हैं, डाटाबेस में आ चुके हैं। तो और इसी तरह से जो दुनिया का सबसे बड़ा आज का जो योग थेरापी के टीचिंग ट्रेनिंग रिसर्च डेवलपमेंट में काम करने वाला संस्था है IAOIT, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ योगा थेरापी, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर जॉन कैपनर भी यहाँ पे आए थे। आप कल्पना कर सकते हैं, एक अतिथि को हमें बुलाने में लगभग 5 लाख रुपए खर्च करना पड़ा था। तो हमने दुनिया के जो जाने माने लोग हैं, जो माइंड बॉडी प्रैक्टिस, कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव थेरापी के साइंटिफिक वैलिडेशन में पूरी दुनिया में जोर शोर के साथ लगे हुए हैं, अलग अलग देशों में, उन सबको यहाँ पे बुलाया है, उनको यहाँ पे उनकी हॉस्पिटैलिटी करी है, उनकी डेलिब्रेशन का यहाँ से हमने वेबकास्ट में, टेलीकास्ट में ध्वनियात के साथ प्रोपगेशन किया हुआ है। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि यम्स के, यानी इस देश के जाने माने संस्थान के साइकियाट्रिस्ट हमारे पास हैं, और आयुर्वेद परंपरा के इतने सीनियर व्यक्ति, जिसने योग, आयुर्वेद, ज्योतिष, सिद्धा, ये सारी चीज को जीवन में जिया और एट द एज ऑफ 80 दुनिया में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति तो जुड़े हुए हैं। आप सभी सहभागियों को विशेष धन्यवाद, और I express my sincere thanks to Professor Jitendra Vahila. Yes sir, you are professor. Any assistant, associate, और ये टैग लगते हैं, but we are professor. If you are working in a university, we are professor. इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने पतंजलि के प्लेटफॉर्म से सम्मान सूचक शब्द आपको प्रोफेसर बोल दिया है तो बोल दिया है, वो हमने सोच विचार के बोला है, आप प्रोफेसर ही हैं। And I express my sincere thanks to Professor Raghavan. Yes, you are more than professor. You are, doing clinical practice at the age of 80. So you are more than professor. For me, you are emeritus professor, right? मुझे पता है, जिसको आपके बारे में नहीं पता है तो ये बात नहीं सोचेगा, मुझे पता है आप हमारे लिए इमेरिटस प्रोफेसर हैं। आपका भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं। मैंने ऐसे ही लिंक शेयर कर दिया था डॉक्टर जितेंद्र, हमारी डेलीब्रेशन काफी आगे चली गई थी तो मैंने ग्रुप में डाल दिया था, बट स्टिल ही कुड मैनेज द टाइम एंड कुड कनेक्ट हियर। सर थैंक यू वेरी मच, आई सैल्यूट यू। और मेरे सभी सहभागियों को विशेष धन्यवाद, आपने धैर्य किया, बात को सुना। और मैं डॉक्टर जितेंद्र को निवेदन करता हूं कि 2 मिनट में आज कुछ समापन के कुछ शब्द बोलना चाहें तो बोल सके। आज तो आपको भरोसा जगा होगा ना, रुद्र सर जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं या अकेले नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ एम्स के लोग भी हैं, हमारे पास डॉक्टर राघवन जैसे, दादाजी जैसे लोग भी हैं, तो हम आपको हर तरह से सहयोग कर सकते हैं। और आपके फायदे के लिए इस प्रयास को भारत सरकार के उद्देश्य के मुताबिक आगे बढ़ाया गया है, हम तो निमित्त मात्र हैं। ये काम अच्छा होगा, सच्चा होगा, पूरा देश इससे लाभान्वित होगा। तो आपको ये समस्या है तो खुद जुड़ना चाहिए और अपने अगल बगल के लोगों को अब तो जल्दी ही जोड़ना चाहिए। डॉक्टर जितेंद्र प्लीज। डॉक्टर भंडारी, आपने पहले ही बहुत कुछ बता दिया है और मैं तो बस इतना सा कहना चाहूंगा। एक तो मुझे डॉक्टर राघवन के कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर देना, उनकी कंसेंट लेके मैं उनसे डिस्कशन करना चाहता हूँ ये नाडी वाले विज्ञान के लिए। सर मैंने जो एक विशेष बात करी है ना, जो मेडिकल साइंस में इनक्योरेबल केस है, इस केस को इन्होंने ट्रीट किया है, इसका टेस्टिमोनियल मैंने फेसबुक से नहीं देखा है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्वाइंट ऑफिसर, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के आदमी के मुंह से सुना है वर्किंग, और उनसे मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। तो इसीलिए मैं इनके क्लिनिक को पैशनेटली खुद विजिट करना चाहता हूँ। इंडिया, यूरोप तो नहीं जा पाऊंगा अभी, लेकिन इंडिया में विजिट करना चाहता हूं। इनके पास ऐसे मरीज केरला के इनके अपने सेंटर में भरना है, ये खुद ही फिजिशियन के रूप में काम करते हैं और MBBS हैं। इनका वेबसाइट मैं शेयर कर दूंगा आपको। You will see. What I was saying is, like in AIIMS, there is a many departments. So somebody wants to study medical science, so they can't actually. So many things are there.
So, sir is expert in many things, but let me understand one by one. So, at this moment, I'm interested in understanding how he assess the illness by just by assessing the pulse, नाड़ी. So, कहते हैं ना कि एक साथ कई चीजों पे फोकस करने से सतही ज्ञान सब चीजों का लेने के बजाय मैं चाहूंगा कि मैं पहले एक चीज पे फोकस करूं, उसका ज्ञान लूं, मुझे कॉन्फिडेंस आए, फिर मैं दूसरे एस्पेक्ट पे जाऊं. ठीक है. तो इसी वजह से मेडिकल साइंस में भी आप देखिए स्पेशलिस्ट बनाया जाता है, पहले एमबीबीएस होते फिर स्पेशलिस्ट. तो मैं सर से मुझे आप सर के नंबर शेयर कर देना. मैं पहले नाड़ी जो विज्ञान है उसको पहले मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इजीली होगा. उसको आप नाप सकते हैं, मैं रेगुलरली मरीजों को देखता हूँ. तो पहले मैं उसको डीपली समझूंगा, उसके बाद मैं फिर और आगे जाऊंगा, क्योंकि एक साथ सारे चीजों का सतही ज्ञान से बढ़िया है कि किसी एक चीज का डीप लेना. अब सब लोगों को बहुत धन्यवाद, आप जब इससे जुड़े. डॉक्टर भंडारी ने बहुत अच्छा ये प्रयास किया है. मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जैसे डॉक्टर भंडारी ने एक बात बताई है, योग के काफी फायदे हैं, पर एक बात इन्होंने काफी कॉन्फिडेंस से बताई है कि नाउ दे आल्सो हैव फंडिंग. इट मींस दिस रिसर्च विल नॉट गेट अननोटिस्ड, इट विल गो अ लॉन्ग वे. So if we need funding to get publish this research, we have funding as well. तो ये पतंजलि इज नाउ वेल नोन इंस्टीट्यूट, इट्स नोन ग्लोबली. तो आप जिस रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके डेटा बहुत अच्छे जर्नल में पब्लिश होंगे, और आप आगे आने वाले सालों में देखेंगे कि लोग इसको साइट कर रहे हैं. तो अभी जब ये प्रोसेस चल रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च चल रही है, आप इसमें भाग लीजिए, और हम इस रिसर्च को पब्लिश होने में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होने देंगे. इफ यू नीड फंडिंग, वी विल डू दैट. We will get it published in high journal, and you will see it will get many citations and recognition. Okay. So मैं यही कहना चाहूंगा. Thank you all. Okay, Dr. Ravan, and I also request you just to give concluding blessing and some words, just please at the end. Yes. Now you are. Yes. So I actually appreciate and thank God that even if it is a late, we have drawn a line to show the world that this is the way where you can get physical, mental, and spiritual health. This is the only science. Yoga, whenever I say yoga or Ayurveda, you express one, the other is implied. A yoga practitioner says some statements concerning the physiology or health of a person, that will definitely associate Ayurveda. It is spontaneously associated. The Nadi Pariksha is basically yogic, it is yoga applied. It is application of yoga, not essentially Ayurveda alone. The Ayurvedic principles of Tridosha Siddhanta and Triguna and the entire epistemology of the universe comes into that play in that. So this is actually a complex whole, a comprehensive whole that shows the life functions in the body and the mind. It is actually the life's orchestra is being felt by the physician. Everything. It cannot go wrong. That's the most important thing. So if you depend on investigations, the electricity failure and the failure of the instrument itself, it can contaminate and it can lead to erroneous conclusions. That will never happen in Nadi Pariksha. Unfortunately, Nadi Pariksha is not included in the curriculum of Ayurveda. It is completely gone. See, this is one of the most noble point to all yoga scholars. The genius person like Dr. Raghavan is making the point that, you know, the Nadi Pariksha, pulse examination is essentially comes from yoga, not from Ayurveda. तो मेरे यहाँ बहुत सारे योग से जुड़े हुए विद्यार्थी और प्रैक्टिशनर हैं. अगर आप विज्ञानमय कोष की साधना पढ़ेंगे, सौर योग के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा नाड़ी का और सूर का आदि व्याधि के निदान के साथ, होम्योस्टैटिक डिस्ट्रप्शन के साथ क्या संबंध है.
मेडिकल साइंस में तो बाद में पता चलता है, लेकिन शोर के विज्ञान से आप शरीर में जरा सा भी सोमैटिक एंड साइकिक abnormality in smaller extent can be realized by the checking of the nasal cycle and this pulse examination. Of course, Dr. Jiten, this is very interesting part. If just sensing the pulse is sufficient to get the entire map of the disease, to get the clue of entire investigation, and what is the need of doing all these radiological, pathological, so many investigation procedures. हमारा कंसर्न तो we should try to validate and establish the science of the investigation in medical arena. तो मैं कोशिश करूंगा आपके जो पैशनेट लर्नर्स, प्रैक्टिशनर्स, विद्यार्थी, आप एम्स के प्रोफेसर डॉक्टर राघवन जैसे सिद्ध अनुभवी लोगों को जोड़ने का और आगे इंटीग्रेटिव रिसर्च करने का इस खुशखबरी और शेयर करता हूं। डॉक्टर जितेन, यह आपके इंस्टीट्यूट से आया है। मेरे को प्रोफेसर अनीशा ने कॉल करके कल शाम को बताया है, हमने जो कैंसर के पैलेटिव केयर में डीएसटी में एक प्रोजेक्ट डाला था एम्स के प्लेटफॉर्म से, मैं उसमें योगा की तरफ से को इन्वेस्टिगेटर था, उसमें भी हमें ग्रीन सिग्नल मिल गई है। And that will be sanctioned on the name of the AIIMS Rishikesh. Professor Anisha and the big team is there. I have been also working there as a co-investigator, especially from the yoga part. अब देख रहे हो आप कि कैंसर के फील्ड में भी प्रोजेक्ट हमारा लास्ट स्टेज में आ गया, तो भारत सरकार इसमें जोर दे रहा है। हमारे मोदी दादा, हमारे प्रधान सेवक, इस देश के हमारे जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है ना, इसमें बहुत सारा हमें पैसा दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोफेसर की नौकरी खुल रही है, थेरापी के सेंटर में, वेलनेस सेंटर में नौकरी मिल रहा है। पूरी पतंजलि ने देश भर में वेलनेस सेंटर स्टैब्लिश करने की जो प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया है, आप तो कम पढ़ेंगे। तो योग के जो फॉर्मल इनफॉर्मल अच्छे ज्ञान से युक्त लोग हैं, उनको अवसर मिलने वाला है टीचिंग ट्रेनिंग के लिए, रिसर्च डेवलपमेंट के लिए, थेरापी के लिए। आप सभी को मैं पुनः पतंजलि विश्वविद्यालय की तरफ से, पतंजलि परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं और आज के वेबकास्ट की समापन की घोषणा करता हूं। आप सभी को धन्यवाद, प्रणाम, आगे मिलते रहेंगे।